परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो जहान होता है। हेलो 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 प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो बेटा मैं पुनीत राणा आप सबका स्वागत करता हूं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 8 में। तो बेटा आज हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 8 और आज हम बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जहां से आपके पास क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जेईई मेंस और एडवांस के अंदर। तो बहुत ढंग से समझिएगा। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके दुखों की बात कर लेते हैं कि आपको जो जो डाउट्स थे उनका क्या सॉल्यूशन है, उनकी बात करते हैं। तो एक बच्चे ने डाउट ये पूछा था कि सर सिग्मा बॉन्ड, एक है हमारे पास पाई बॉन्ड और एक मैंने आपको बताया था डेल्टा बॉन्ड। और वो बच्चा मुझसे पूछता है कि सर इनके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। वो काफी टाइम से पूछा और ये मेरे दिमाग से स्किप कर जाता था उसका डाउट हमेशा। ठीक है, तो आज सबसे पहले इसी की बात करते हैं। तो बेटा देखिए, नो डाउट यहां पे जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है ना, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि सर ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। हाँ जी, समझ में आ रही है ना बात ये कि भैया सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। और हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है बेटा? हमारी सबसे ज्यादा होती है। मतलब ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन तीनों में है जी सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चे ये दो बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड कैसे बनते हैं? आप कहोगे सर ये दोनों बॉन्ड तो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं। क्या है बेटा? ये साइडवेज ओवरलैपिंग है। ठीक है, दोनों साइडवेज, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि सर जब पाई बॉन्ड बनता है ना, तो पाई बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो कितने लॉब्स के बीच में होती है बेटा? आप कहोगे सर 2 लॉब्स के बीच में होती है। कहने का मतलब पाई बॉन्ड इस तरीके से बनता है ना, मान लो हमने एक पी ऑर्बिटल लिया इस तरीके से, एक मान लो जी मैंने डी ऑर्बिटल लिया, तो एक डी ऑर्बिटल का ये लोब, एक ये लोब और ये लोब। तो बताओ बेटा एक ऑर्बिटल के कितने लॉब पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो आप कहोगे सर 2 लोब ही कर रहे हैं, पी के 2 लोब और डी ऑर्बिटल के 2 लोब। तो इनके बीच में क्या हो रहा है बेटा? साइडवेज ओवरलैपिंग, और इस वजह से क्या बना? ये पाई बॉन्ड बना। लेकिन याद कीजिए जब मैंने डेल्टा बॉन्ड आप लोगों को बताया था, तो डेल्टा बॉन्ड में क्या बोला था मैंने ये कहा था आपसे कि डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं कौन बेटा? डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उसके अंदर एक डी ऑर्बिटल के चारों लोब दूसरे डी ऑर्बिटल के चारों लोब से क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं बता सकता हूं। देखो 3D स्ट्रक्चर है बेटा, यहां पे तो बताई नहीं जाएगी लेकिन एक आइडिया आपको हो जाएगा। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था। ठीक है, मान लो ये 1 है, 2 3 4, ये 1 2 3 4, तो 1 वाला ओवरलैप कर जाएगा किससे? दूसरे डी ऑर्बिटल के 1 से। ये वाला इससे करेगा, ये वाला इससे और ये वाला इससे। तो मतलब चारों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर साइडवेज ओवरलैपिंग में। और पाई बॉन्ड में कौन करता बेटा? सिर्फ 2। तो भैया बताओ ओवरलैपिंग कहां पे ज्यादा हो रही होगी? यहां पर या यहां पर? आप कहोगे सर डेल्टा बॉन्ड में। तो भैया डेल्टा बॉन्ड हमारा ज्यादा स्ट्रांग होता है किससे? पाई बॉन्ड से। तो अगर यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं ना, तो क्या होता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड की सबसे ज्यादा। सिग्मा बॉन्ड तो वैसे ही जीत गया। क्यों? क्योंकि सर ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग का है। फिर इसके बाद आता है हमारा डेल्टा बॉन्ड और उसके बाद आता है हमारा क्या बेटा? पाई बॉन्ड। आई होप उस बच्चे का ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा, वो बार बार ये चीज पूछ रहा था। हाँ जी बेटा, ठीक है, चलें आगे। चलो जी, एक और जो डाउट आपका आ रहा था, डाउट क्या है वो आप बस
क्रॉस चेक कर रहे हैं, मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद कीजिए, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का मैंने अपने मैक्सिमम कोवेलेंसी निकालने के लिए बोला था, ठीक है, और मैंने बोला था सबकी 6 होती है जी मैक्सिमम, लेकिन क्लोरीन को मैंने क्या किया था बेटा, स्टार किया था, और मैंने कहा था कि ये स्पेशल केस है। तो भैया क्लोरीन के लिए बात करते हैं बेटा। क्लोरीन की अगर मैं मैक्सिमम कोवेलेंसी की बात करूं तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 7। अब कैसे निकालते हैं, कोवेलेंसी क्या है, ये सब हम बात कर चुके, इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। तो इसकी 7 क्यों हुई ये देख लीजिए बेटा। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, पी ब्लॉक में आता है, और कौन से ग्रुप में, 17th ग्रुप के अंदर। तो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स की जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होगी, 3s2 3p5 होगी सर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वैलेंस शेल ये आएंगी बेटा, 3s में 2, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन। तो भैया देखो क्लोरीन, यहां पे हमने क्या लिखा बेटा, ये लिखे 3s, यहां पे क्या लिखा बेटा हमने 3p5, और बेटा आगे 3d खाली होगी ना यहां पे। बोलिए, थर्ड पीरियड के अंदर 3d तो आने लग जाती है ना। अब भैया एक्साइटेशन होगी, क्या होगी, अभी देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। क्लोरीन के अंदर अगर ग्राउंड स्टेट की बात करता हूं ना बेटा, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक। तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट के अंदर क्लोरीन हमारा कितने बॉन्ड बनाएगा, 1 बनाएगा सर। तो इस टाइम पे इसकी कोवेलेंसी कितनी है, आप कहोगे सर 1 है। ये तो ग्राउंड स्टेट की बात है। अब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की, ठीक है। एक बच्चे ये पूछ रहा था सर एक्साइटेड स्टेट में जाते क्यों हैं, भैया बॉन्ड बनाने के लिए जाते हैं। उनके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो एक्साइटेड स्टेट में भी जाके क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, तो करते हैं जी, ठीक है। अब इसकी अगर मैं ES1 बनाऊं, मतलब पहली एक्साइटेड स्टेट, तो भैया पहली एक्साइटेड स्टेट क्या बनेगी। अब देखो जो ये वाला पेयर है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठेगा और कहां पे आ जाएगा बेटा, डी के अंदर आ जाएगा। तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी बनेगी, देखो 3s, पी में कितने हो गए बेटा, अभी आप कहोगे सर एक पेड़ रह गया, 2 अनपेड, और एक उठ के कहां चला गया हमारे पास, आप कहोगे सर डी में। तो अब अनपेड कितने हैं, 3। तो मतलब पहले एक्साइटेड स्टेट के अंदर हमारे पास जो कोवेलेंसी आएगी किसकी बेटा, क्लोरीन की, वो कितनी आएगी, 3। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ही तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है आफ्टर ओवरलैपिंग। तो भैया 3 आई बात समझ में। सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूं बेटा, ES2 में क्या होगा, अब ये वाला पेयर्ड है, ये वाला उठ के आगे आ जाएगा, तो कितने अनपेयर्ड बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी आएगी बच्चे, आप कहोगे सर 5 आ जाएगी, क्योंकि 5 अनपेयर्ड हो गए हैं, ठीक है। जब मैं एक्साइटेड स्टेट 3 निकालूंगा तो भैया उसमें कौन सा आएगा, अब ये 3s का यहां पे उठ के इधर आ जाएगा ना। तो अब कितने अनपेयर्ड हुए, तो अब अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनो, 7 आएंगे। तो यहां पे कोवेलेंसी कितनी है बेटा, 7 है। अब बच्चे ये कह रहे थे कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करते करते तो 7 आ गए, लेकिन अभी भी ये 2 ऑर्बिटल खाली हैं, तो क्या ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो जवाब है नहीं भैया। ये इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है, ये इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है, 9 नहीं जाएगी। अब जवाब ये पूछेंगे, अब आप ये पूछना चाहेंगे कि सर जी ऐसा हुआ क्यों, 2 खाली तो हैं, यहां पे लुईस बेस आके इलेक्ट्रॉन दे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। तो भैया क्लोरीन को यह भी तो देखना है कि उसके पास जगह कितनी है, ठीक है। अब मान लो क्लोरीन ये है जी, क्लोरीन ये है। अब भैया इससे जब एटम आएगा बॉन्ड बनाने तो इसे अपने ऊपर जगह देनी पड़ेगी ना उसको, ठीक है। एक एटम आया, इसने कहा जी तू यहां पे लग जा, दूसरा एटम आया, उसने कहा तू यहां पे लग जा, तीसरा एटम आया, क्लोरीन ने कहा तू यहां लग जा, चौथे को यहां लगाया, 5वें को यहां लगाया, 6ठे को यहां लगाया, और 7वें को यहां लगा दिया। अब 8वां और 9वां अगर आ जाए तो भैया ये क्लोरीन कहता है कि भैया मेरे पास अब जगह नहीं है कि मैं तुम्हें अपने ऊपर जोड़ लूं, मेरा इतना बड़ा साइज नहीं है
कि भैया मेरे पास 8वां और 9वां बॉन्ड मैं बना लूं, क्योंकि भैया अगर ये वाले बॉन्ड भी ये बनाने लगेगा ना तो यहां पे क्या आएगी बेटा, जो एटम्स लगेंगे ना इसके ऊपर आके बॉन्ड बनाएंगे, इसे जुड़ेंगे साथ में, उनके बीच में रिपल्शन होने लगेगी। भैया इसका साइज लिमिटेड है ना, ये थोड़ा ना बहुत बड़ा होता है क्लोरीन, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये मैक्सिमम 7 एटम्स को ही अपने साथ जोड़ सकता है, या बोलूं सिर्फ 7 बॉन्ड ही बना सकता है, 7 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, 7, और यहां पे 7 के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 7 के साथ, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है यहां। क्लियर हुई बात? जब मैक्सिमम कोवेलेंसी की बात कर रहे हो तो उस टाइम पे बेटा इसके अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। अब मैंने ये नहीं कहा कि क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता, बना सकता है जी। कैसे? यहां पे देखो, जब इसकी कोवेलेंसी 1 थी तो यहां पे कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं कोवेलेंसी 1 में, एक ये बैठा हुआ सर, सॉरी, एक ये बैठा हुआ, एक ये बैठा हुआ, एक ये, तो 3 क्या है इसके पास, लॉन पेयर है। तो भैया उस टाइम पे ये लुईस बेस का काम करते हुए किसी को इलेक्ट्रॉन दे तो सकता है, समझ रहे हो बात? जब हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट आई तब भी इसके पास लॉन पेयर बैठे हुए हैं, तो ये उस टाइम भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है लुईस बेस की तरह काम करते हुए। लेकिन जब मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 में पहुंच जाएगा ना, उस टाइम पे नहीं बनाएगा ये, समझे? अब बच्चों ने फिर क्या पूछा, क्या सर फ्लोरीन की भी मैक्सिमम कोवेलेंसी इतनी होगी, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी इसकी? तो भैया जवाब है इसका 1, ये मैंने आपको बताया भी था, इसकी 7 भी नहीं जाएगी। फ्लोरीन देखना किसी भी कंपाउंड के अंदर सिर्फ कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। इसके पास क्या है बेटा, लॉन पेयर भी है, सब कुछ है, लेकिन ये कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि भैया पीरियोडिक टेबल का ये है सबसे बड़ा गुंडा, मैंने इसे बोला हुआ है जी गुंडा, क्लोरीन को नहीं बोला था। फ्लोरीन क्या है, डॉन है, डॉन है जी ये पीरियोडिक टेबल का। तो ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, सिर्फ क्या करता है, लेता है। इसके पास तो क्या है बेटा, इनकमिंग है, सिर्फ आउटगोइंग है ही नहीं, समझ रहे हो? तो भैया फ्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी सिर्फ 1 है, और वो भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड की है। आई बात समझ में? आई थिंक अब ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि भैया क्लोरीन की कितनी मैक्सिमम कोवेलेंसी लेनी है, कितनी नहीं लेनी है। एक और था, एक बड़े बच्चे पूछ रहे हैं सर कि आप हरियाणा में कहां से बिलोंग करते हो, ये बताओ। भैया क्या करोगे जान के, क्या करोगे बेटा? ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, अगर आपको इतना ही शौक है जानने का, तो भैया हरियाणा में एक बहुत ही छोटा सा गांव है, ये लगा लीजिए, आपने जींद सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट जींद, डिस्ट्रिक्ट जींद से 20 किलोमीटर दूर लगा लो, वरना ये लगाओ कि पानीपत सुना होगा, पानीपत से 50-60 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है पिल्लू खेड़ा। मैं वहां से हूं, बहुत ही छोटा सा गांव है, मैं वहां से बिलोंग करता हूं जी। चलो जी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जेईई मेन में कि पुनीत राणा सर बिलोंग टू विच विलेज, नीचे 4 ऑप्शन, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? लेकिन तुम्हें पता नहीं क्यों इंटरेस्ट रहता है। चलो जी, कोई बात नहीं, जान लिया मैंने, बता दिया। तो भैया ये डाउट थे, अगर कोई और डाउट मेरे दिमाग से स्किप हो गया है तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा, ठीक है? घबराना नहीं है। चलो जी, अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, हमारे टुडेज गोल की तरफ, हमारे गोल की तरफ बढ़ते हैं जी। तो आज हम क्या करेंगे, तो हाँ जी, आज हम करेंगे बेंट रूल। भैया बेंट रूल पीछे कर लिया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था, बेंट रूल में अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। मैंने समझा तो दिया था बेंट रूल होता क्या है, लेकिन उसको अप्लाई करते, उसकी एप्लीकेशन कहां कहां पे, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा क्या, वेस्पर थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, वेस्पर, ये क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला इसे, वेस्पर थ्योरी बोला। तो आज हम इन 2 चीजों को स्टार्ट करेंगे, बेंट रूल आज हम खत्म कर देंगे, वेस्पर की तरफ हम बढ़ जाएंगे, ठीक? तो चलो जी स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये राजी देखो बेंट रूल, पहले से ही यहां पे मैंने मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, तो भैया जल्दी से क्या कीजिए, SF4 मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन बताइए और उसकी स्ट्रक्चर बनाइए, क्या बनेगी। तो भैया अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कितनी आएगी बेटा, बोलो, 6 4 10, 10 का मतलब
5, आधा करूंगा ना तो कितनी आ गई, आप कहोगे सर sp3d। लॉन पेयर कितने आएंगे बताओ, 5, 5 में से 4 जाएंगे, कितना आया बेटा, 1 आया सर। तो यहां पे 1 लॉन पेयर होगा सर हमारे पास। ये सारा तरीका मैंने बताया हुआ है। तो बेटा sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री आप बोलोगे सर होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ज्योमेट्री है, और मैंने आपको बताया है ज्योमेट्री हमेशा हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बोली जाती है। sp अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन आ रही है तो वहां पे हमेशा ज्योमेट्री लीनियर बोलेंगे। sp2 आ रही है तो क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। sp3 आ रही है तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल बोलेंगे। ठीक है, sp3d के अंदर tbp, sp3d2 के अंदर क्या होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 के अंदर क्या होते हैं बेटा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये ज्योमेट्री की बात हुई है जो हमेशा किसके अकॉर्डिंग बोली जाती है, हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें बनानी क्या बेटा, इसकी शेप बनानी है। अब देखो मैंने आपको बोला था शेप और ज्योमेट्री एक कब होंगे, मतलब सेम कब होंगे, जब हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम पे कोई भी लॉन पेयर नहीं होगा। अगर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लॉन पेयर नहीं है उस टाइम पे उसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होती है, एक जैसी होती हैं। लेकिन अगर सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर आ गया तो उस टाइम पे ज्योमेट्री अलग हो जाएगी, शेप अलग हो जाएगी। तो अब इसकी शेप अलग है, कैसे बनाएंगे, आप कहोगे सर ये सल्फर है। भैया अब सल्फर के अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी क्या होनी चाहिए थी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी। लेकिन अब आप कहोगे सर अब ये ज्योमेट्री तो रहेगी नहीं क्योंकि इस पे एक लॉन पेयर आ गया। मतलब अब इनमें से कोई एक बॉन्ड हटा के मुझे क्या लगाना है बेटा, लॉन पेयर लगाना है। और बेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लॉन पेयर वहां पे आना पसंद करेगा जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। जिस ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आप कहोगे सर ये 3 है इक्वेटोरियल बॉन्ड और ये 2 है एक्सियल बॉन्ड। और ये मैंने आपको बताया था कि भैया यहां पे ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है ना, इनके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। अब वो निकाल भी सकते हैं, बताया था ना, sp3d को क्या लिख लो, sp2 प्लस pd। तो यहां पे निकालोगे तो कितना आता है बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर आप कहोगे 33%, और यहां पे कितना आता है बेटा, 0% एस कैरेक्टर आता है। साफ दिख रहा है ना, यहां पे तो कोई ऐसा ही नहीं। एक्सियल वाला ये है इक्वेटोरियल वाला। तो भैया लॉन पेयर किन ऑर्बिटल्स के अंदर रहना पसंद करता है, जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो। और क्यों करता है, क्योंकि भैया लॉन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बड़े शरारती हैं। अगर उनको खुले में छोड़ दिया ना, अपनी मनमानी करने दी, तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, अपना शरारतीपन दिखाएंगे। नटखट हैं जी, इधर उधर भागेंगे, शरारतें करेंगे। मतलब क्या, वो अलग अलग दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और शरारतें जब भी करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब भी शरारत करेंगे ना बेटा, तो वहां पे अनस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो उनको कंट्रोल में रखना है। और कंट्रोल में कौन रख सकता है लॉन पेयरों को, जो एटम है ना यहाँ पे उसका न्यूक्लियस। तो उनको न्यूक्लियस के ज्यादा से ज्यादा नजदीक भेजना होता है हमें। तो इस वजह से लॉन पेयर कहां आएगा बेटा, अब यहां पे जो एक लॉन पेयर मैंने बोला है, इन इक्वेटोरियल पोजीशन में से कहीं पे भी डाल दो, तुम्हारी मर्जी है, कहीं पे भी डाल दो जी। ठीक है, तो भैया जैसे अगर मैं यहां पे बनाऊं इसकी, अब तो क्या करूं बेटा, मैं इसको ऐसे बना दूं। मैं ऐसा कर देता हूं कि सर यहां पे तो लगा दिए हमने 4 फ्लोरीन, और ये वाला जो बॉन्ड था ना, इसको मैंने लॉन पेयर में बदल दिया ऐसे। बोलो, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया। और मैंने बताया था ये शेप कैसी होती है, सीसॉ जैसी। ये क्या बनी बेटा, सीसॉ बनी। झूला होता है ना, कल बताया था, वो ऊपर नीचे बैठ के ऐसे झूलते हैं बच्चे, तो ये वही बन गया जी, सीसॉ शेप बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो सर बढ़िया। SF6 की निकाल के दिखाओ स्ट्रक्चर। तो SF6 की पहले तो क्या बताओ बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। तो आप कहोगे सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। ठीक है, और यहां पे कितने लॉन पेयर, तो आप कहोगे सर 0 लॉन पेयर आएंगे। कितने आएंगे बेटा, 0 लॉन पेयर। तो भैया sp3d2 की ज्योमेट्री क्या होती है, आप कहोगे सर ऑक्टाहेड्रल। मैंने कहा था ऑक्टाहेड्रल को OH या OCT से दिखा देते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ऑक्टाहेड्रल। तो भैया ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, सेंट्रल एटम,
4 हमने बॉन्ड बनाए स्क्वायर की फॉर्म में इस तरीके से, ठीक है, और 2 बॉन्ड क्या है, एक ऊपर एक नीचे। बोलो समझ में, ये है जी ऑक्टाहेड्रल। तो भैया यहां पे एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा, पांचवा और ये छठा। इसको हम स्क्वायर बाइपिरामिडल फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल फॉर्म भी बोलते हैं जी। समझ में आई बात। और बेटा यहां पे खास बात क्या है, यहां पे कोई भी एडजेसेंट वाले बॉन्ड ले लो, 2 एडजेसेंट बॉन्ड लोगे ना तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मतलब चाहे इनके बीच में निकाल लूं तो 90 डिग्री, इसके बीच में निकाल लूं तो ये भी 90 डिग्री, ये निकाल लूं तो भी 90 डिग्री, ये निकाल लूं तो 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री। अगर 2 क्या है बेटा, अपोजिट पे हैं, 2 अपोजिट फ्लोरीन का अगर मैं निकालता हूं बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 180 आएगा। मतलब इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में निकालूं तो क्या बेटा वो 180 है। अब बच्चे कंफ्यूज पता है क्या करते हैं कि सर कहां 180 है, देखना ये 90 + 90 + 90 हो रहा है। भैया ये ऐसे नहीं है, स्ट्रक्चर ऐसे है। मान लो ये स्क्वायर है, बीच में सल्फर है, एक इधर कोने पे फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर है, एक नीचे है। तो भैया ऊपर वाला फ्लोरीन और नीचे वाले फ्लोरीन में एंगल कितना, 180 है सर। ठीक है, अगर मैं यहां पे निकालता हूं इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में कितना है, 180 पे। डायगनली अपोजिट है ना, डायगनली अपोजिट के बीच में कितना होता है बेटा, 180 डिग्री तो होता है। समझ में आई बात। ठीक है, तो यहां पे कहीं पे भी लगाओ, यहां पे अब ये मत बोलना कि सर ये एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। यहां पे सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। यहां पे हमने डिफरेंशिएट किया था, ये 2 एक्सियल है सर और ये 3 इक्वेटोरियल। यहां पे ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर एक्सियल और इक्वेटोरियल का डिफरेंशिएशन कब आया था बेटा, ये तब आया था जब हमने यहां पे रिपल्शन देखी थी। हमने देखा था कि सर एक एक्सियल बॉन्ड को क्या मिल रही है, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड से रिपल्शन मिल रही है। अगर एक इक्वेटोरियल बॉन्ड को देखें तो उसको कितने बॉन्ड से रिपल्शन मिलेगी, सिर्फ 2 से मिलेगी, 2 एक्सियल बॉन्ड से मिलेगी। तो रिपल्शन में डिफरेंस होने के कारण उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती थी, अलग अलग हो जाती थी। लेकिन जब आप यहां पे निकालोगे ना बेटा, देखो अलग से करके दिखाता हूं, सल्फर इस तरीके से है, ठीक है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है, इमेजिन करो एक स्क्वायर है, यहां पे एक स्क्वायर रखा हुआ, उसके बीच में सल्फर है, 4 कोनों पे क्या लगे हुए हैं, फ्लोरीन, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, इमेजिन करते हो। चलो अब बेटा मैं ऊपर वाला फ्लोरीन ले रहा हूं। अब ये ऊपर वाला फ्लोरीन मुझे ये बताइए कितने कितने फ्लोरीन से 90 डिग्री पे है। तो तुम कहोगे सर जितने भी मेरे पास स्क्वायर के ऊपर फ्लोरीन है ना उन सबसे 90 डिग्री पे है। तो मतलब ऊपर वाले फ्लोरीन को, इस वाले फ्लोरीन को, इस वाले फ्लोरीन को, इन चारों से क्या मिल रही है, 90 डिग्री पे रिपल्शन मिल रही है। इससे नहीं मिलेगी क्योंकि ये तो 180 पे बैठा है। हमें तो वो रिपल्शन देखनी होती है जो मैक्सिमम मिलेगी, और मैक्सिमम रिपल्शन कौन देगा बेटा, इसे जो इसके नजदीक होंगे बॉन्ड। तो भैया ये चारों 90 डिग्री पे। ठीक है सर, अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो इसको कितने बॉन्ड से रिपल्शन मिलेगी, कहोगे सर इन चारों से ही मिलेगी क्योंकि ये भी इन चारों से 90 डिग्री पे है। बात समझ में आई, हाँ जी सर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा मान लो इस फ्लोरीन की। इस फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये देखिए कितने दूसरे फ्लोरीन है जो 90 डिग्री पे है। भैया इस फ्लोरीन ने ऊपर वाले से 90 डिग्री बनाया हुआ है, नीचे वाला भी तो 90 डिग्री होगा। भैया कोई भी कोने वाला फ्लोरीन लो, चाहे ऊपर वाले से बॉन्ड एंगल निकालूं चाहे नीचे वाले से, तो कितने पे आएगा, 90 डिग्री पे। भैया इसके बगल में ये वाला जो है यहां पे भी 90 डिग्री है, और ये वाला जो है बॉन्ड एंगल ये भी 90 डिग्री है। तो भैया इसको भी 4 ऐसे फ्लोरीन मिल रहे हैं जो इसको 90 डिग्री पे प्रेजेंट है। तो वो क्या करेंगे, इसको रिपल्शन देंगे। तो भैया किसी भी फ्लोरीन पे रिपल्सिव फोर्सेस देखो आपको सेम नंबर में मिलेंगी और सेम एंगल से मिलती हुई मिलेगी। तो इसीलिए अगर ये सारे के सारे सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड सेम रिपल्शन फील कर रहे हैं तो इन सब की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए यहां पे हमने कहीं पे भी नहीं बोला कि ये एक्सियल बॉन्ड है या फिर ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। समझे बात, क्लियर है ये चीज? ठीक है सर, क्लियर है।
तो भैया ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई तुम्हें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले बेटा, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ना एक चीज रिकॉल करवाता हूं। क्या रिकॉल करवाना चाह रहा हूं कि हमने परसेंटेज एस, परसेंटेज पी कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, क्योंकि अब उनका यूज करते हुए हम क्या करेंगे बेटा, हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा यहां पे। ठीक है, तो उनको अप्लाई कैसे करना है, लेकिन उससे पहले समझो। क्या समझो बेटा, मैंने ये बोला था जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना बेटा, ये किस ऑर्बिटल में आना पसंद करता है, जहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा हो। ये उस ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या हो बेटा, ज्यादा हो। ठीक है सर, पहला पॉइंट ये बोला था। सेकंड क्या बोला था, अगर लॉन पेयर है या फिर मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड समझते हो ना, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो भैया ये कहां पे जाना पसंद करेगा, जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो। क्योंकि भैया ये दोनों है शरारती तत्व, तो इनको कंट्रोल में रखना होता है। तो इनको कंट्रोल कौन रखता है, हमेशा न्यूक्लियस रखेगा। तो न्यूक्लियस के नजदीक भेजने का मतलब क्या है, इनको परसेंटेज एस कैरेक्टर जिस ऑर्बिटल में ज्यादा होगा वहां भेजो। क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर होने का ज्यादा मतलब क्या होता है बेटा, वो ऑर्बिटल क्या होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, ये बताया था। ठीक है, तो भैया साइज की बात करूं, देखो दोबारा लिख रहा हूं, परसेंटेज पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, साइज ऑफ ऑर्बिटल के। ठीक है, परसेंटेज पी जितना ज्यादा, ऑर्बिटल का साइज भी उतना ही क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, मैंने बोला था सर डायरेक्शनल नेचर के, उसके अंदर डायरेक्शनल नेचर भी उतना ही क्या आ जाएगा बेटा, ज्यादा आ जाएगा। बोलो समझ में आ रही है बात। ठीक है, और क्या बोलते हैं बेटा, जो परसेंटेज पी है ना, वो क्या है बेटा हमारे पास, बॉन्ड लेंथ के इनवर्स रिलेशन में है। परसेंटेज सॉरी क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहीं पे बॉन्ड लेंथ के। परसेंटेज पी जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। क्यों सर, क्योंकि भैया ऑर्बिटल्स का साइज क्या होगा, हमारे बड़ा बड़ा होगा, और बड़े ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये बहुत बार बोल चुका हूं बेटा मैं। ऑर्बिटल्स का साइज जितना बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि छोटे ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करने के लिए नजदीक आना पड़ेगा। तो नजदीक आने का मतलब क्या बेटा, उन एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। छोटा होने का मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम, और उसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। बड़े बड़े ऑर्बिटल हैं, दूर से ही ओवरलैप कर जाएंगे, तो भैया उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, तो मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा। समझ रहे हो। ठीक है, तो भैया यहां पे मैं ये चीज बोल सकता हूं, परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका उल्टा चलता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका उल्टा, वो क्या होगा बेटा, साइज के इनवर्स रिलेशन में होगा, डायरेक्शनल नेचर के भी इनवर्स रिलेशन में होगा। ठीक है, और हमारे बॉन्ड लेंथ के भी इनवर्स रिलेशन में होगा। ठीक, तो ये बातें तुम्हें काम में आने वाली हैं, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं पीछे। अब इनका यूज करते हुए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें ये चीज देखनी है बस। ठीक है, चलें, चलो जी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। भैया आपके सामने मैंने दो मॉलिक्यूल लिखे हैं, CH2Cl2 एंड CH2F2। ठीक है, तो पहला मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूं, दूसरा आप होमवर्क के लिए करोगे खुद। मान लो मैंने ऐसे लिखा, हाल फिलहाल के लिए मैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, हाल फिलहाल के लिए, वरना बेटा इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे जो सेंट्रल एटम कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, sp3 आएगी, और sp3 हाइब्रिडाइज एटम की बेटा स्ट्रक्चर क्या होती है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है, आप कहोगे सर टेट्राहेड्रल होते हैं। लेकिन यहां पे मुझे कुछ चीजें समझानी है, तो इसको ऐसे लिख लिया। आई बात समझ में। ठीक है, ठीक है, तो भैया यहां पे बेंट रूल लगाओ। बेंट रूल क्या कहते हैं कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उन ऑर्बिटल्स के अंदर आना पसंद करता है जहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है। आई बात समझ में। ठीक है, तो भैया इन चारों में जितने भी यहां एटम है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, आप कहोगे सर क्लोरीन। तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन ने यहां पे ये जो बॉन्ड बनाया हुआ है ना, कार्बन के जिस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाया हुआ है, वहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना।
अब देखो उसको जनरलाइज करते हुए चल रहे हैं हम, ठीक है। वो बेसिकली दिया क्यों गया था हमें, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए, शेप को डिफाइन करने के लिए, लेकिन अब हम उसको जनरलाइज करते हुए चल रहे हैं कि भाई यहां पे भी लगा सकते हैं हम, चीजें वही रहेंगी। बस याद कर रखना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिस बॉन्ड से वो जुड़े हुए होंगे उस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो भैया बताओ, यहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, यहां पे भी परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर इनमें ज्यादा है तो भैया परसेंटेज एस कैरेक्टर कहां गया, वो इन बॉन्ड्स की तरफ भाग जाएगा ना, क्योंकि भैया sp3 के अंदर मैंने आपको बताया था परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है, आप कहोगे सर 25%, परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होता है 75। तो भैया ये 75% कैरेक्टर का मैक्सिमम पार्ट कहां पे होगा, इन क्लोरीन कार्बन बॉन्ड में होगा ना, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और परसेंटेज एच कैरेक्टर ज्यादा कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में हो रहा होगा। बोलो बात क्लियर है? हाँ जी सर। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इस बॉन्ड में भी परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। भैया जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे परसेंटेज पी कम है, जहां पे परसेंटेज पी ज्यादा है वहां पे परसेंटेज एस कम है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर, समझ में आ गई। तो भैया इससे क्या कॉन्क्लूजन मैं कर सकता हूं, तो कॉन्क्लूजन ये आया भाई कि मान लो इसको मैं दोबारा बनाता हूं ऐसे, क्लोरीन क्लोरीन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। भैया जिन बॉन्ड के अंदर मैंने बोला परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, उन बॉन्ड के ऑर्बिटल का साइज कैसा होगा, छोटा होगा और मोटा होगा। तो भैया मैं यहां पे ऐसे दिखा दूं कि यहां पे जो ऑर्बिटल है वो इस तरीके से है, देखो छोटे हैं और क्या हैं, मोटे हैं, क्योंकि यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा था। ठीक है, जिन बॉन्ड के अंदर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा उन ऑर्बिटल का साइज क्या होगा बेटा, पतला होगा और लंबा होगा। ठीक है सर, कर दो। तो यहां पे बेटा जो ऑर्बिटल होंगे उनका साइज क्या होगा, पतला और लंबा। ये लो जी, पतला और लंबा ऐसे होंगे, कुछ ऐसी तो दिखाई देंगे बेटा यहां के ऑर्बिटल। परसेंटेज एस कैरेक्टर की वजह से क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल का साइज छोटा और मोटा। परसेंटेज पी की वजह से क्या होता है बेटा, साइज बड़ा और पतला। ठीक, अब देखो जी, अब आएगा मजा। क्या मजा आएगा? अब एक बात बताइए बेटा मुझे कि भैया यहां पे जो दो ऑर्बिटल्स हैं उनका साइज छोटा और मोटा होने की वजह से ये ज्यादा पास पास नहीं आ गए हैं। देखो ये ज्यादा पास पास आ गए हैं। क्या हो गया बेटा, ये ज्यादा पास पास आ गए हैं सर। तो भैया पास पास आने का मतलब क्या, इन ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ऑर्बिटल्स जितने पास पास रहेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन उतनी ज्यादा रहेगी, और रिपल्शन जितनी ज्यादा रहेगी सिस्टम अनस्टेबल रहेगा। तो भैया ये पास पास आने की वजह से क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे कि भैया दूर दूर रहो, और इनको दूर दूर जाना भी पड़ेगा क्योंकि इन्हें रिपल्शन कम करनी है। मान लिया भैया ये ऑर्बिटल थे, ये पास पास हैं, इनके बीच में क्या बेटा, रिपल्शन हो रही है। तो इस रिपल्शन को कम करने का तरीका क्या है, इनको दूर दूर होना पड़ेगा। दूर दूर होने का मतलब क्या बेटा, इन्होंने जो बॉन्ड बनाए हुए हैं वो बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। तो भैया ये रिपल्शन की वजह से मान लो इनके यहां पे जो ये बॉन्ड था ना, ए था, समझ रहे हो? ठीक है, ये ए था, इसको ऐसे लिख देता हूं कि मान लो ये जो एंगल था ना ये ए था। तो भैया रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस बॉन्ड एंगल को बोल देता हूं बी और इस बॉन्ड एंगल को बोल देता हूं सी। तो देखो परसेंटेज एस और परसेंटेज पी की हेल्प से मैं बॉन्ड एंगल कैसे पता लगा रहा हूं कि भैया परसेंटेज एस कैरेक्टर वाले अगर ऑर्बिटल पास पास हैं तो रिपल्शन ज्यादा। तो सर यहां पे हुई है रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा की वजह से दूर दूर चले जाएंगे। दूर दूर जाने का मतलब क्या है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। ठीक है सर, तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ए का बढ़ गया। अब भैया जैसे ही बढ़ेगा तो ये दूर होगा, ये किसके नजदीक आ जाएगा, इस पतले से बंदे के पास आ जाएगा। भैया ऐसे समझो ना, दो मोटे बंदे बैठे हुए एक सीट के ऊपर और वहां पे वो आसानी से बैठ गए, तो वो क्या करेंगे, दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे। तो दो मोटे हमने ऐसी छोटी सी जगह पे बैठा दिए जहां पे उनके बैठने की जगह ही नहीं है, तो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी, तो क्या करेंगे, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा केस क्या है, एक मोटा बंदा एक पतला है, तो भैया मोटा तो अभी भी अनकंफर्टेबल रहेगा, वो कहेगा इस पतले को भी हटाओ, तो उनके बीच में भी रिपल्शन होगी। लेकिन
मोटे मोटे और मोटे पतले के बीच में रिपल्शन कहां कम होगी? मोटे पतले के बीच में होगी, क्योंकि पतला तो फिर भी क्या है, थोड़ी सी जगह में बैठा होगा। ठीक है, तो भैया यही है वो बात। अब ये मोटा पतला और ये पतले पतले, तो भैया अब रिपल्शन कहां ज्यादा? अब ये मोटा इसको रिपल ज्यादा कर रहा होगा और ये तो पतले पतले हैं जी, पहले ही पतले पतले हैं, ये तो पहले एक दूसरे से दूर दूर है पतले पतले होने की वजह से, तो इनके बीच में रिपल्शन कम। तो सबसे कम रिपल्शन कहां हो रही होगी बेटा? यहां पे सबसे ज्यादा यहां, और बीच की रिपल्शन कहां हो रही होगी? यहां। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए बॉन्ड एंगल ज्यादा है, फिर बी है, और सबसे कम कौन सा है बॉन्ड एंगल? सी है, क्योंकि बेटा रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल हमारा इंक्रीज कर रहा है यहां पे, क्योंकि वो रिपल्शन क्या कर रही है बेटा? उन बॉन्ड्स के ऑर्बिटल को दूर दूर जाने के लिए मजबूर कर रही है। जब भी बॉन्ड एंगल दूर दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और तुम्हें सिर्फ यही देखना है कि कहां पे रिपल्शन ज्यादा है। तो रिपल्शन देखने का तरीका मैंने बता दिया, परसेंटेज एज कैरेक्टर निकालो और सब देख लो। आई बात समझ में? अब आपको होमवर्क में यहां पे निकालना है, ठीक है? इसके ऐसे स्ट्रक्चर बना देता हूं, देखो मैं, तो मुझे आंसर बताओगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो मान लो बेटा, मान लो यहां पे बॉन्ड एंगल है अल्फा, यहां पे है बीटा, यहां पे है गामा, तो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल में तुम्हें अरेंज करना है। कॉन्सेप्ट यही लगेगा। आई बात समझ में? चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी, अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई है कि परसेंटेज एज कैरेक्टर कहां ज्यादा कहां पे कम, तो उसकी हेल्प से तुम यहां पे ये बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला मैं करके दिखाता हूं तुम्हें, ये वाला मैं करके दिखाता हूं। अगर आपको खुद करना है, वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो और फिर देखना जी कैसे किया मैंने, तुम्हारा आंसर ठीक आया या नहीं आया ये देखना। तो भैया बताओ, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कहोगे हां जी सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बेटा इस कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड में परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगी? ज्यादा होगी। सर यहां पे भी परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगी? ज्यादा होगी। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या ज्यादा होगा? आप कहोगे सर इन दोनों में तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा चल रहा है हमारे पास, तो क्योंकि बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस बॉन्ड से जुड़ा होगा ना सेंट्रल एटम से, उस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा हो, क्योंकि उसकी टेंडेंसी यही रहती है कि ये उस ऑर्बिटल से जाके बॉन्ड बनाए जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो। परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होने का मतलब ही क्या है कि सर उसका मतलब है वहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। समझे बात? ठीक है सर, अगर एक बार आपको यह बात समझ में आ गई है तो भैया क्या मैं स्ट्रक्चर को देखो इस तरीके से बना सकता हूं? क्या मैं स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकता हूं कि परसेंटेज पी कैरेक्टर जिस बॉन्ड में है वो बॉन्ड पतले होंगे और लंबे होंगे, जिन कार्बन जिस बॉन्ड के बीच में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है वो बॉन्ड क्या होंगे? छोटे होंगे और मोटे होंगे। तो ये लगा दिए जी, छोटे और मोटे ये एक जैसे होंगे, ये ऐसे बन गए हैं। तो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, यहां हाइड्रोजन है। अब तुम्हें बॉन्ड एंगल पता है जी कहां पे मैंने क्या बोला हुआ है, तो बताओ जी ज्यादा रिपल्शन किन बॉन्ड के बीच में? आपको सर दो मोटे के बीच में, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तो अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू सबसे ज्यादा। फिर रिपल्शन कहां ज्यादा होगी? आप कहोगे सर फिर मोटे और पतले के बीच में, तो ये वाला बॉन्ड एंगल कौन सा दिया हुआ है? बीटा, फिर होगा सर बीटा ज्यादा। और सबसे कम रिपल्शन कहां होगी बेटा? दो पतलों के बीच में होगी, तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा बेटा? गामा। अब ये मत कहना सर इनके बीच में तो बॉन्ड निकाला ही नहीं, भैया निकाल लो। जितनी रिपल्शन बेटा इस मोटे और पतले के बीच में हो रही है ना यहां, उतनी रिपल्शन इस मोटे और इस पतले के बीच में होगी, तो ये बॉन्ड एंगल तो मेरा सेम ही आएगा। बोलो समझ में आई बात? कैसे हम बॉन्ड एंगल को यहां पे निकाल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है जी। और ऐसा क्वेश्चन एक बार आया भी है, मेंस के अंदर आया हुआ है। बोलो क्लियर है बात? हाँ जी सर क्लियर है बात। अगर ये बात क्लियर है तो मेरे बच्चे मेरे को ना फिर ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या है ढंग से समझना। अभी तो मैंने तुम्हें क्या बताया, परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर से किस तरीके से हम बॉन्ड एंगल को निकालेंगे, कहां पे कम कहां पे ज्यादा। अब यहां पे तुम्हें क्या निकालना है, यहां पे बेटा मेरे पास कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, यहां पे भी मेरे पास क्या बेटा? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड।
तो तुम्हें बताना है किस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ठीक है, यहां पे हमें बॉन्ड लेंथ बतानी है बेटा कि भैया यहां पे जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या फिर यहां पे जो कार्बन क्लोरीन है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो देखो कैसे करना है बेटा, इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ऐसे बना लूं कि सर यहां पे मेरे पास 4 फ्लोरीन, 1 क्लोरीन है और 3 फ्लोरीन है। 4 फ्लोरीन बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। यहां पे क्या है बेटा, आप कहोगे सर यहां पे भी क्या है मेरे पास, एक तो क्लोरीन है और बस हमने क्या किया, फ्लोरीन की जगह हाइड्रोजन लगा दिए सर। बहुत बढ़िया सर। अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना जी, परसेंटेज एस और पी कैरेक्टर को पहचान लो, उसके बाद काम खत्म। तो बोलो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा है, आप कहोगे सर फ्लोरीन है। तो भैया फ्लोरीन जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सेंट्रल एटम से, उस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप कहोगे सर यहां पे परसेंटेज पी ज्यादा है, यहां पे भी परसेंटेज पी ज्यादा है, यहां पे भी परसेंटेज पी ज्यादा है, लेकिन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में फिर क्या ज्यादा हो जाएगा, परसेंटेज एस ज्यादा हो जाएगा। अब बेटा देखो बच्चों को यहां कंफ्यूजन क्या आता है कि सर क्लोरीन भी तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां परसेंटेज पी होना चाहिए। नहीं भैया, हम कार्बन के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे। मैंने तो क्या पूछा, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो ये तीनों फ्लोरीन तो बराबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, तो इसका मतलब इन तीनों फ्लोरीन ने जो बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, उन्हीं के अंदर मैक्सिमम पी कैरेक्टर हमें मिलेगा। बाकी जो दूसरा बॉन्ड बचा उसके अंदर क्या चला जाएगा बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो भैया परसेंटेज पी इनमें ज्यादा, परसेंटेज एस इसमें ज्यादा। ठीक है, इसके अंदर देखो, बोलो जी CH3Cl के अंदर हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन, आप कहोगे सर ये बेटा देखो क्लोरीन। तो मतलब क्लोरीन जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है सेंट्रल एटम से, उसके अंदर परसेंटेज पी हमारा क्या है, ज्यादा है सर। तो मैक्सिमम परसेंटेज पी इस बॉन्ड में आ रहा होगा। बाकी जो 3 बचे उनके अंदर किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बेटा, परसेंटेज एस का, परसेंटेज एस का, परसेंटेज एस का। बोलो समझ में आई। हमें निकालना क्या बेटा, बॉन्ड लेंथ निकालनी है कार्बन क्लोरीन की। तो एक बात बताओ बेटा, यहां पे जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज एस। और मैंने तुम्हें बताया था परसेंटेज एस कैरेक्टर होने से जो साइज है ऑर्बिटल का वो क्या होता है बेटा, छोटा होता है, मोटा होता है। ठीक है, अगर ऑर्बिटल का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम होगी सर। तो मतलब यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, कम। मतलब यहां पे कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ना वो बॉन्ड लेंथ कम है, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि सर यहां पे जो हमारा ऑर्बिटल है वो क्या है, छोटा और मोटा है। लेकिन यहां पे जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है बेटा वो क्या है सर, वो बॉन्ड तो हमारा क्या है, पतला और लंबा, क्योंकि परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है उसमें। और हमें पता है परसेंटेज पी कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बताओ जी परसेंटेज पी कैरेक्टर कहां ज्यादा है, इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में। इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में क्या ज्यादा है, परसेंटेज एस ज्यादा है। तो कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, ये वाली होगी ना। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड क्या है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ CH3Cl के अंदर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ ऑफ CF3Cl। तो ये बॉन्ड लेंथ का है, यहां पे लिख देता हूं Bl। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ जी, समझ में आया ना बेटा। ठीक है, कैसे किया हमने, ये सब खेल परसेंटेज पी परसेंटेज एस का चल रहा है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखो C2H6 यहां पे तुम्हें क्या बताना है कि भैया यहां पे मेरे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है सर, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है सर। तो बताओ कहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, कहां पे कम होगी। स्ट्रक्चर ये है बेटा, पीछे वाले कॉन्सेप्ट की तरह ही करना है, बस एक अलग एग्जाम्पल ले लिया है। वीडियो पॉज करो और आंसर देखो जी, क्या लगा रहे हो, कैसे निकाल रहे हो। ठीक है,
तो आंसर निकालो और फिर देखना मैं क्या आंसर बता रहा हूं। अगर आपने भी सेम वही लॉजिक सोच के आंसर लगाया है जो मैं बताने वाला हूं तो एकदम सही रास्ते पे। और मैं बोल रहा हूं जो पीछे क्वेश्चन किया ना सेम वही लॉजिक लगेगा, यहां पे कुछ डिफरेंट नहीं है जी। ठीक है, तो भैया ये रही कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ये रही कार्बन कार्बन। अब बस तुम्हें देखना क्या है, किस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है, कहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। जिस कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। जिस कार्बन कार्बन के बीच में परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा वो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी हमारे पास। बोलो ठीक है। तो भैया यहां पे देखो हाइड्रोजन है, तो भैया हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थोड़ी ना होती है, कम होती है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, जितने भी यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बेटा, उन सब के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो परसेंटेज पी कैरेक्टर है वो कहां पे ज्यादा होगा बेटा, यहां पे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि सर कार्बन और हाइड्रोजन में अगर नॉर्मली देखा जाए तो कार्बन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। पॉलिंग स्केल के ऊपर भी ये मैंने आपको लोगों को बताया था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नॉर्मली, हम ऐसा बोल सकते हैं इन जनरल। ठीक है, तो भैया परसेंटेज पी कैरेक्टर तो इसके पास ज्यादा होगा ना, इन कार्बन कार्बन के पास। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा। यहां पे देखो फ्लोरीन आ चुका है जी मेरे पास, तो फ्लोरीन ने जो बॉन्ड बना रखे होंगे सेंट्रल एटम के थ्रू, उस कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड में क्या ज्यादा होगा, आप कहोगे सर वहां तो परसेंटेज पी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। यहां पे क्या है बेटा हमारे पास, परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है। तो बता दो जी, आंसर अब आपके सामने है। क्या सामने है सर, दिखाओ। तो भैया परसेंटेज पी कैरेक्टर जिस कार्बन कार्बन बॉन्ड में ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जिस कार्बन कार्बन में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी। समझ में आई बात, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ कौन सी बड़ी होगी बेटा, C2H6 के अंदर कार्बन कार्बन की बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन C2H6। समझ में आई बात, हाँ जी, क्लियर है ये चीज, ठीक है सर क्लियर है। क्लियर है तो जी भैया ये है आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। यहां पे आपको क्या बताना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ के बीच में रिलेशन। यहां पे भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। यहां पे भी मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं वरना बच्चे कंफ्यूज करते हैं क्या सर पता नहीं, स्ट्रक्चर तो बता ही नहीं। तो ये स्ट्रक्चर है जी यहाँ पे N2H4 की, यहाँ पे क्या N2H4 की ये वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी। बस 4 हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिए, फ्लोरीन लगा दी। कॉन्सेप्ट वही, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। और ये कहां से आते हैं बच्चे, कहां से आते हैं कि सर डीपीपी दो, क्वेश्चन दो मैक्सिमम। बेटा मैंने तुम्हें क्या कहा था, क्या कहा था, कोई भी बुक उठाओ और करो, क्वेश्चन की तुम्हारे पास कमी नहीं है, बुक्स बहुत अवेलेबल है, सारी चीजें यहीं पे दे दें, खुद से एफर्ट नहीं करना। कोशिश तो यही रहती है कि तुम्हें यहां पे क्वेश्चन दे दे। अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि भैया नहीं दिए, कंटेंट देने में ही टाइम लग गया, सर ने क्वेश्चन नहीं दिए तुम्हें, तो भैया कोई भी बुक उठाओ और कर लो। वरना कल को पता क्या हो कि सर हमें क्वेश्चन करने हमारे पास आ जाओ और हाथ पकड़ के ना हमसे क्या करो, आंसर लगवा दो कि हम बता देंगे आंसर है, हाथ पकड़ना हमारा रोक टिक करवा देना। भैया खुद भी मेहनत कर लो, पका पकाया हमेशा खाने की कोशिश मत किया करो। जो पका के देने वाली चीजें हैं ना वो तुम्हें सब दी जा रही हैं यहां पे, खुद भी एफर्ट डालो, ठीक है। चलो चलो ये वाला क्वेश्चन करोगे और एक ये वाला क्वेश्चन करोगे, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। यहां पे आपको क्या बताना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ में रिलेशन बताना है, कहां पे कम है कहां ज्यादा है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें बॉन्ड लेंथ के ऊपर दे दिए हैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। एक क्वेश्चन ये है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दोनों चीजें बतानी है। अभी तक मैंने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल दोनों के लिए बात की है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो भैया देखो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताना है तुम्हें कार्बन हाइड्रोजन का। देखो ये लिखी हुई X1 बॉन्ड लेंथ है, ये X2 है, ये X3 है। तो तुम्हें इस X1 X2 और X3 को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ में रखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात रखनी है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट वही जो पीछे हमने लगाया है, ठीक है। फिर HCH बॉन्ड एंगल है, ये रहा HCH, यहाँ पे कोई HCH नहीं था, तो तुम्हें क्या बताना है, A और B में रिलेशन बताना है।
कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, कौन सा बॉन्ड एंगल छोटा होगा। तो ये एक कंबाइन क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिए ना बेटा, जितने मैंने कराए हैं, तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी जी कि परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर के बेसिस पे बॉन्ड एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं और हमारा बॉन्ड लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी। क्लियर है बात? हाँ जी, क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो देखो इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन तुम्हें बताता हूं, वो हो भी जाएगा तुम्हारा, आसानी से हो जाएगा। मान लो अभी अभी किया था मैंने, अभी अभी तुम्हें बताया था कि भैया SF6 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, कोई लॉन पेयर नहीं, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल बनती है। हाँ जी सर, बनती है 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 जी, और बनेगी, कोई लॉन पेयर नहीं। अब यहां पे तुमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, कि भैया इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल बन रहे हैं। अब ये कैलकुलेट करो तो भैया आसानी से कर सकते हो, अगर थोड़ा सा मैथ्स आता है। कैसे सर? स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है सर। और जो ऊपर हमने क्या लगाया था, एक फ्लोरीन लगाया था, वो फ्लोरीन क्या कर रहा था, जो स्क्वायर के चारों वर्टिसेस के ऊपर फ्लोरीन लगे उनसे 90 डिग्री पे, तो मतलब ऊपर वाले ने कितने 90 डिग्री के एंगल बनाए? आप कहोगे सर 4। नीचे वाले ने कितने बनाए? 4। जो एक हमारा क्या है, वर्टिस के ऊपर है, एक वर्टेक्स के ऊपर है स्क्वायर के, वो कितने 90 डिग्री के बना रहा होगा? वो भी तो 4 बना रहा होगा भैया, गिनाया था ना। देखो इसने 4 बनाए, इसने 4 बनाए। अब ये 4 कैसे बना रहे हैं? एक तो इसके साथ बनाएगा 90 डिग्री, एक नीचे वाले के साथ 90 डिग्री, और जो इसके बगल में है उनके साथ भी तो 90 डिग्री बनाएगा। तो यहां पे हर एक फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहे बेटा? 90 डिग्री के 4 बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से काउंट कर लोगे 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने होंगे यहाँ पे टोटल, समझ पाए? ठीक है, काउंट करना, बताना। क्वेश्चन ये आया था, देखो क्वेश्चन ये था, क्या क्वेश्चन था सर? ये क्वेश्चन था कि मान लो हमारे पास BRF5 है, तो तुमसे पूछा गया यहां पे कितने बॉन्ड एंगल, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन विच बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, BRF5 की क्या निकालो बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आएगी sp3d, ठीक है सर। उसके बाद यहां पे नंबर ऑफ लॉन पेयर निकालोगे तो आएगा 1 लॉन पेयर। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसी बन जाएगी। ये 5 फ्लोरीन मैंने लगा दिए और ये लगा दिया 1 लॉन पेयर। बोलो जी, हाँ जी क्लियर है ये बात? ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, SF6 की जब मैं बात करता हूं तो परसेंटेज पी कैरेक्टर हर एक बॉन्ड के अंदर सेम आएगा, किसी में कम नहीं, किसी में ज्यादा नहीं, क्योंकि सारे फ्लोरीन ही है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो हर जगह परसेंटेज पी कैरेक्टर या बोलूं परसेंटेज एस कैरेक्टर भी सेम ही रहेगा। भैया जिसमें जितना ज्यादा परसेंटेज पी उतना कम क्या बोलते हैं? परसेंटेज एस। अब हर जगह परसेंटेज पी सेम है तो परसेंटेज एस की वैल्यू भी तो सेम होगी यहाँ, ठीक है। तो मतलब सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर होगी, सबका मोटापा या फिर पतलापन बोलू वो सेम होगा, तो सारे बॉन्ड एक दूसरे को सेम रिपल्शन दे रहे हैं। ये भी देखा था कि हाँ सर सेम रिपल्शन देते हैं, तभी तो यहां पे हमने क्या बोला था, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं, कोई एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं है। लेकिन जैसे ही एक लॉन पेयर आया तो अब बताओ जी, ये लॉन पेयर जो होता है, ये ब्रोमीन है, ये जो लॉन पेयर होता है ये कहां पे रहना पसंद करता है? जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो। तो इसका मतलब अब ये परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, ये ले गया, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर कहां बढ़ जाएगा? यहां पे। इनमें परसेंटेज पी ज्यादा है या परसेंटेज एस ज्यादा है? परसेंटेज एस ज्यादा होने का मतलब ये मोटा हो गया, मोटा हो गया, छोटा हो गया, तो भैया ये इनके नजदीक आ जाएगा ना। ये तो पतले हैं अभी भी, ये तो अभी भी पतले ही हैं मेरे बच्चे, पतले और लंबे, लेकिन एक बीच में मोटा बैठा दिया तो ये मोटा क्या करेगा?
इनको रिपेल करेगा, कर देगा सर रिपेल। तो रिपेल करेगा, जो पहले 90 डिग्री पे थे एक दूसरे से, वो रिपेल होके कहां जाएंगे, थोड़े से नीचे नहीं हो जाएंगे। तो अब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं रहेगा, ये नीचे आएंगे तो इसके नजदीक आ जाएंगे, तो ये थोड़ा बहुत इनको रिपेल कर देंगे। तो मतलब क्या है बेटा, अब यहां पे 90 डिग्री का कोई भी एंगल नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा सर, क्योंकि इस लॉन पेयर ने ऊपर से दबाना शुरू किया। जैसे ही दबाना शुरू किया तो ये नीचे आए, इन्होंने नीचे आके इनको दबाया, और इसके अंदर भी कुछ क्या आ गया, थोड़ा बहुत चेंज आ गया। तो मतलब क्या है, अब जो बॉन्ड एंगल पहले जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे 90 डिग्री का था, यहां पे अब कोई भी 90 डिग्री का नहीं बचा। तो यहां पे कितने बॉन्ड एंगल है बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल जो 90 डिग्री के हैं वो कितने हैं, 0। ये इंटीजर टाइप में आया था तुम्हारे क्वेश्चन, तो देखो निकाल लिया। परसेंटेज एस कैरेक्टर से जोड़ लो, या फिर अभी हम क्या पढ़ेंगे थोड़ी देर में, वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे। वेस्पर थ्योरी से भी निकाल लेना चाहिए, तब भी सेम आंसर आ जाएगा। अभी मैंने वेस्पर नहीं पढ़ाई तो उससे ये चीज एक्सप्लेन मैंने नहीं की है, लेकिन तुम कर तो सकते हो ना भैया। परसेंटेज एस कैरेक्टर देखा तो भैया ये तो छोटा और मोटा हो गया, छोटा और मोटा होने की वजह से इनके नजदीक आएगा तो इनको रिपल्शन देगा, रिपल्शन देगा तो क्या होगा, इनका बॉन्ड एंगल जो 90 का, देखो इनके बीच में 90 डिग्री का था ना, अब वो 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा जी, क्योंकि रिपल्शन की वजह से वो 90 डिग्री पे तो रहेंगे नहीं। ये 90 डिग्री नहीं रहे तो ये नजदीक आ गए, नजदीक आने पे ये इनको रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, तो मतलब इन दोनों के बीच में भी हम 90 डिग्री नहीं रहेगा। समझ रहे हो बात। तो भैया इसीलिए बोलते हैं कि जो तुम्हें कॉन्सेप्ट मैंने अभी यहां बताया है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ना ये सब। अगर तुम्हें कहीं पे भी लग रहा है ये डाउट रह गया है, तो भैया पीछे जाना, वीडियो दोबारा स्टार्ट करना और उस चीज को दोबारा सुनना। आगे तब तक मत बढ़ना जब तक तुम्हें वो पॉइंट क्लियर ना हो जाए जो तुम्हारे दिमाग में डाउट लेके आ रहा है। समझे बात, ठीक है सर। तो भैया बेंट रूल था तुम्हारा यहीं तक, ठीक है, क्या था तुम्हारा बेंट रूल यहीं तक था जी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है बेटा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। ठीक है, अब ये वेस्पर थ्योरी है क्या, इसका काम क्या था जी, ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो भैया देखो, हाइब्रिडाइजेशन ने हमें क्या बताया, हाइब्रिडाइजेशन ने हमें यह बताया कि सर जो हमारे मॉलिक्यूल्स है ना, जब फॉर्मेशन हो रही है, मतलब जब ओवरलैपिंग हो रही है, वो किसके बीच में हो रही है, हाइब्रिडाइज एटम्स के, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही है। किसके बीच में हो रही है बेटा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही है। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन किन ऑर्बिटल्स की होगी, क्या क्या कंडीशन है, ठीक है, किस किस फीचर्स के साथ होगी, वहां पे क्या देखने को मिलेगा, ये सब हम देख चुके हैं। लेकिन जो क्वेश्चन था ना, वो अभी भी क्वेश्चन क्या रहता था कि सर अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर या तो सारे बॉन्ड पेयर होंगे या फिर बॉन्ड पेयर होंगे, कुछ लॉन पेयर आ जाएंगे, तो उसकी शेप क्या होगी, शेप को कैसे डिसाइड करेंगे हम कि भाई इस मॉलिक्यूल की शेप क्या होने वाली है। ये तो पता चल गया कैसे बना, लेकिन वो दिखता कैसे है सर, ये तो बताओ, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमने क्या दी बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी। तो इसका काम क्या है बेटा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को डिफाइन करना। बेटा देखिए, ज्योमेट्री को तो हमने डिफाइन कर लिया हाइब्रिडाइजेशन से, ये बेसिकली दिया गया था शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सारे बॉन्ड पेयर हैं या कुछ लॉन पेयर आ जाएं, कुछ बॉन्ड पेयर आ जाएं, तो वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं स्पेस के अंदर, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर, कि भैया उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। अब रिपल्शन जितनी कम से कम होगी, वो मॉलिक्यूल, वो स्पीसीज उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं, एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था, तो उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। उसने कहा था देखो, अब मान लो मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, CH4 लिया, क्या लिया, CH4 लिया। ठीक, अब बेटा पॉसिबिलिटी क्या है, वहां पे जितने भी बॉन्ड एंगल है तो 90 डिग्री के हों, लेकिन एक्चुअल में कितने होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जी, जो बच्चे ने डाउट पूछा था ना वो गलत ही ले गया। इसका मतलब ऐसे होते, देखो टेट्राहेड्रल दिखाई दे रही है, ये कार्बन है मेरी मुट्ठी, एक बॉन्ड ये बना हुआ, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और इमेजिन कर लो एक बॉन्ड ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ, ये है जी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
तो भैया यहां पे किन्हीं भी दो बॉन्ड के बीच में तुम एंगल निकाल लो, कितने का आएगा 109 डिग्री 28 मिनट का। इसके बीच में और इसके बीच में निकाल लो 109 डिग्री 28, इसके बीच में निकालो तब भी 109 डिग्री 28, इसके बीच में चाहे इन दोनों के बीच में निकालो चाहे इन दोनों के बीच में। तो भैया ये मैक्सिमम दूरी पे हैं। लेकिन अगर मान लो मैं 90 डिग्री का एंगल करता इनके बीच में, तो भैया 90 डिग्री का मतलब क्या है, तो पास पास आ गए ना, तो रिपल्शन बढ़ गई। और मॉलिक्यूल चाहता क्या है, मॉलिक्यूल तो ये चाहता है जी उसके अंदर रिपल्शन कम से कम हो। तो उसके लिए वो करता क्या है बेटा, अपने बॉन्ड पेयर को और लॉन पेयर को स्पेस में इस तरीके से अरेंज करता है कि वो रिपल्शन कम से कम हो जाए। रिपल्शन जहां पे उसे कम से कम फील होने लगेगी वो उसी ज्योमेट्री में उसी शेप में बैठा रहेगा। अब मान लो जी जैसे ये दो बॉन्ड पेयर हैं, मैं चाहता हूं इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो, तो मैं क्या करूंगा, इनको दूर दूर करने की कोशिश करूंगा। दूर किए, मुझे लगा कि नहीं अभी भी रिपल्शन हो रही है, मुझे और कम करनी है, कम होती गई। इस पॉइंट पे आके जब ये दोनों बॉन्ड पेयर इतनी दूर हो गए तो इनके बीच में रिपल्शन कम। अब ये मत कहना सर पीछे कर लो, और दूर नहीं हुए भैया, देखो पीछे की तरफ से नजदीक आ गए हैं। तो ये इनका मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां पे इस मॉलिक्यूल को जिसके साथ ये दो बॉन्ड जुड़े हुए हैं उनके बीच में उसको क्या हो रही है बेटा, कम रिपल्शन फील हो रही है। तो ये इसके लिए सबसे स्टेबल फॉर्म है। तो इन दोनों बॉन्ड को ये ऐसे ही रखेगा, ऐसे नहीं रखेगा कि एक इधर कर दे एक इधर। तो 90 डिग्री है, यहां पे 180 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो वेस्पर यही कहता है जी कि भैया इसको करना क्या है, रिपल्शन को कम करना है। और उस रिपल्शन को कम करने के लिए क्या करता है बेटा, एक स्पेसिफिक शेप को क्या कर लेता है बेटा, अडेप्ट कर लेता है, बना लेता है अपनी। आई बात समझ में, वेस्पर का क्या काम करने वाले हैं हम। ठीक है सर, वेस्पर का तो समझ में आ गया। तो भैया यहां पे अब हमें यह पता होना चाहिए, देखो ये पॉइंट्स बाद में देखना, ये पॉइंट्स बाद में, पहले तुम्हें मैं अपने तरीके से बताता हूं। ठीक है, ये तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे तो उसके अंदर देखते रहना, मैं एक बार खुद से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो भैया अब हमें यह पता होना चाहिए कि भैया किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सी रिपल्शन हो सकती हैं, कौन कौन सी रिपल्शन हो सकती हैं। अब एक बात समझो, इधर गिरीश सर एक बार आना, थोड़ी सी हेल्प कर दो, थोड़ी सी हेल्प कर दो गिरीश सर, फिर हेल्प करेंगे जी अपनी आज। देखो समझाता हूं। अब मान लो सर लॉन पेयर है, ये एक बॉन्ड ये दूसरा बॉन्ड, ऐसे ये वाला हाथ सर का क्या है, बस एक ही रखो, ये वाला सर का हाथ है लॉन पेयर। ठीक है, मैं सेंट्रल एटम हूं, मुझ पे सर का ये हाथ लगा हुआ है लॉन पेयर की तरह। ये एक बॉन्ड बनाया हुआ है मैंने और एक ये दूसरा बॉन्ड। आई बात समझ में। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गई। अब भैया रिपल्शन हो रही है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉनों के बीच में। मेरे बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो रही है, बॉन्ड पेयर और इस लॉन पेयर के बीच में रिपल्शन हो रही है। समझ रहे हो, ये वाला लॉन पेयर यहां पे जो बॉन्ड बना हुआ है उसके इलेक्ट्रॉनों को भी रिपेल करेगा। ये वाला बॉन्ड पेयर, ये वाला लॉन पेयर यहां पे जो बॉन्ड बना हुआ उसके इलेक्ट्रॉनों को भी रिपेल करेगा। तो अब मुझे यह डिसाइड करना है रिपल्शन कौन सी ज्यादा है, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में। जौन सी रिपल्शन ज्यादा होगी, जो रिपल्शन ज्यादा होगी मैं सबसे पहले उसी को तो कम करने की सोचूंगा, क्योंकि वही मुझे सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर रहा होगा। तो हमने क्या पाया कि भैया जो इधर रिपल्शन हो रही है इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रही है, ये ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, जो इन दोनों के बीच में हो रही है। तो मेरी सबसे पहली कोशिश क्या होगी कि भैया इस लॉन पेयर को इन बॉन्ड पेयर से दूर करूं। अगर ये दूर हो जाएगा, मान लो इसको मैंने दूर कर दिया, इधर कर दिया, पीछे की तरफ ले गए सर हाथ, तो भैया वो मुझसे दूर हो गया, इन बॉन्ड पेयर से दूर हो गया, तो मतलब वो रिपल्शन मैंने कम कर दी, तो अब मुझे मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल चुकी है। ठीक है, अब इस रिपल्शन को कम करने कोई तुक नहीं। अगर मान लो इसको मैं पीछे की तरफ ले जाऊं, आपको इस तरह ऐसे कर दूं, अगर भैया पीछे किया तो सर का जो हाथ है मैं उसके नजदीक फिर से पहुंच गया, तो इनके बीच में रिपल्शन फिर बढ़ जाएगी। तो भैया मेरा मेन मोटिव क्या है, इस लॉन पेयर से दूर करना, क्योंकि ये रिपल्शन ज्यादा दे रहा है। समझ पा रहे हो, ये रिपल्शन क्या दे रहा है बेटा, में ज्यादा दे रहा है। तो भैया मैं इनको ऐसे ही रखूंगा। अब ये मत कहना सर पास पास ले आओ इनको तो और दूर हो जाएंगे, नहीं, ये रिपल्शन यहां पे भी कम है और ये वाली रिपल्शन भी ये क्या होगी, यहां पे मिनिमम होगी, तो ये स्टेबल स्टेट है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो भैया हमें यही देखना है अभी कि भैया एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सी रिपल्शन होती हैं। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ रिपल्शन लिख रहा हूं जी मैं यहां पे,
तो बहुत ढंग से समझना, टाइप्स ऑफ रिपल्शन। चलो, सबसे पहली रिपल्शन होती है जी हमारे पास लॉन पेयर रिपल्शन। फिर होती है जी हमारे पास लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और थर्ड होती है बेटा हमारे पास क्या, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। आई बात समझ में? ये 3 टाइप की आपको रिपल्शन देखने को मिल सकती है मॉलिक्यूल के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हर एक मॉलिक्यूल में ये तीनों मिलेंगी, तीनों भी मिल सकती हैं, कोई 2 भी मिल जाए, कोई 1 भी मिल जाए, मैंडेटरी नहीं है। हर एक मॉलिक्यूल में तुम्हें ये दिखेंगी। भैया लॉन पेयर रिपल्शन कहां आएगी, जहां पे सेंट्रल एटम पे एटलीस्ट 2 लॉन पेयर हो, तभी तो लॉन पेयर रिपल्शन आएगी। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कहां आएगी, जहां पे कम से कम मॉलिक्यूल में 1 लॉन पेयर हो और 1 बॉन्ड पेयर हो। और बॉन्ड पेयर तो आएगी जी, क्योंकि बॉन्ड तो होंगे ही वहां पे। समझ रहे हैं बात? ठीक है, ये तीनों रिपल्शन प्रेजेंट भी हो सकती है एक मॉलिक्यूल में, कोई 2 भी हो सकते हैं, कोई 1 भी हो सकती है। लेकिन अभी तो हम जानना क्या चाह रहे हैं कि सर मैग्नीट्यूड क्या है, कौन सी रिपल्शन ज्यादा है, कौन सी कम है। तो समझो, देखो यहां पे पहले लिखता हूं भैया, लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम कौन सी होती है बेटा, बॉन्ड पेयर। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, एक्सप्लेन तो करो। तो भैया कर रहा हूं ना एक्सप्लेन, समझो। भैया यहां पे जो हम लॉन पेयर ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, जो सेंट्रल एटम के ऊपर है। ठीक है, किसके ऊपर है, सेंट्रल एटम के ऊपर। तो भैया मैंने मान लिया ये है सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस, सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस है ये, सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस है ये। ठीक है सर, तो भैया सेंट्रल एटम के ऊपर जो लॉन पेयर होंगे जिस ऑर्बिटल के अंदर, उन लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉनों को कौन कंट्रोल कर रहा होगा, उस सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस तो कर रहा होगा। ठीक है सर, तो भैया ये कर रहा है, देखो ये मैंने मान लो लॉन पेयर दिखा दिए ऐसे, ये लॉन पेयर है। ठीक है, ये क्या है बेटा मेरे पास, उसी सेंट्रल एटम पे क्या है, देखो ऐसे दिखा देता हूं, ऐसे ये है। ठीक है, लॉन पेयर का मतलब क्या है, सेंट्रल एटम के ऊपर 2 क्या होंगे बेटा, लॉन पेयर, एक ही। तो भैया इन दोनों लॉन पेयर को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये न्यूक्लियस कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा, ये न्यूक्लियस कर रहा है। लेकिन जब मैं लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करता हूं, ठीक है, या फिर इसको ऐसा समझ लो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, क्या समझ सकते हैं कि भैया ऐसे भी हो जाए, ये एक लॉन पेयर, ये दूसरा लॉन पेयर। फिर यहां पे अगर बात करूं तो बेटा बॉन्ड पेयर क्या होता है, ऐसे होता है जी, ये प्लस इनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। अभी बताता हूं क्या चीजें ये मैं बनाए जा रहा हूं ऐसे ही। ठीक है, तुम्हें सब समझ में आएगा, बस वेट करो। अच्छा यहां पे तो एक लॉन पेयर था ना, तो ये है जी। ठीक है सर, यहां पे क्या होगा बेटा, इस तरीके से कहानी हो जाएगी, येलो 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 जी, लगा दी बिंदिया। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि भैया देखो मैंने सिर्फ एक प्लस के साथ ही जोड़ा हुआ है क्या, लॉन पेयर। तो इसका मतलब क्या है, लॉन पेयर जिस एटम के ऊपर होगा ना, सिर्फ उसी एटम का न्यूक्लियस उसको कंट्रोल कर रहा होगा। अभी यही इसको धमका के रख रहा है कि चुपचाप बैठा रहे, चुपचाप बैठा रहे। कहने का मतलब क्या है, मान लो तुम्हें क्या बोला जी, स्कूल में गए, तुम शरारती बच्चों, ठीक है, तुम्हारे ऊपर एक टीचर छोड़ दिया कि भैया इसको शरारत करने से रोकना है। ठीक है, तो तुम्हारे पास चांस होगा कि तुम फिर भी थोड़ी बहुत शरारत कर दो, कम करोगे लेकिन करोगे तो क्यों, मान लो जब वो तुम्हारी तरफ देख रहे तो ठीक है, लेकिन घूमता फिरता जैसे उसकी पीठ हुई तुम्हारे सामने, तुम क्या कर दोगे, शरारत कर दोगे। करोगे या नहीं, हाँ जी सर करेंगे। वो तो हमारी तरफ चेहरा रख के तब भी कर देते हैं, हाँ भैया कर दोगे। लेकिन अभी लॉजिक समझो, ठीक है। तो भैया एक न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है इस लॉन पेयर को, और इस लॉन पेयर को भी एक ही न्यूक्लियस करेगा। तो भैया एक न्यूक्लियस अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ये शरारत करेंगे, तो शरारत होने की वजह से क्या है, ये इधर उधर भागेंगे, इधर उधर भागेंगे। तो भागेंगे तो क्या होगा बेटा, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी, क्योंकि ये फैलने की कोशिश करेंगे। और ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इनको बांध के रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना अच्छे से बांध नहीं पाता, क्योंकि एक अकेले को देखना है ना, 2 बंदों को। यहां पे क्या है, एक अकेला 2 बंदों को देख रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं, यहां पे बाद में आऊं, पहले यहां पे देखो बेटा, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है, जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं, मतलब
ऐसे एटम जिनके बीच में क्या होता है बेटा, बॉन्ड बना होता है, जैसे ये ए और बी, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन कंट्रोल में रख रहा है, इस ए एटम का न्यूक्लियस, इस बी एटम का न्यूक्लियस। तो भैया ये दोनों मिलके, ये दोनों न्यूक्लियस मिलके इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को आपस में क्या कर रहे हैं, कंट्रोल में रख रहे हैं। ये कहता है कि मैं इसको देखूंगा, ये कहता है मैं इसको देखूंगा, तो एक के ऊपर एक ही छोड़ दिया कि भैया तेरा काम सिर्फ इसको संभालना है, तो भैया संभालेंगे तो ये शरारत कम कर पाएंगे ना। तो देखो इनका जो मैंने क्या दिखाया, एरिया दिखाया, कम दिखाया, ये छोटे से एरिया में ही बैठे रहेंगे, इनको ज्यादा इधर उधर भागने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को दो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहे हैं। और यहां पे क्या था बेटा, इन दो इलेक्ट्रॉनों को एक कर रहा है, तो मान लो एक पे ध्यान देगा दूसरा शरारत कर देगा, इस पे ध्यान देगा तो इस पे शरारत कर देगा ये। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो लॉन पेयर रिपल्शन होती है ना, वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसका देखो एरिया ज्यादा होता है। फिर किसकी होते हैं, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होती है, कम होती है। तो देख रहे हो ना, मोटे मोटे के बीच में रिपल्शन ज्यादा, मोटे पतले के बीच में कम, और पतले पतले के बीच में और भी कम, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया ना भैया, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में। देखो ये रिपल्शन देख रहा हूं अभी तो मैं, कभी कहो किसी पॉजिटिव के बीच में देखो, वो तो बस समझाने का एक तरीका है। आई बात समझ में? लेकिन रिपल्शन तो होगी ना भैया। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सी, लॉन पेयर। फिर कौन सी, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम कौन सी बेटा, बॉन्ड पेयर। ठीक है, फिर बॉन्ड पेयर की भी टाइप्स होती हैं, उनको आगे देखेंगे, लेकिन अभी इतना समझ में आया, इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी सर क्लियर हुई। तो भैया अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। अब भैया इस रिपल्शन से होगा क्या, अब इन रिपल्शन से होगा क्या, हमें तो ये बताओ। ठीक है, चलो रिपल्शन से पहले मैं तुम्हें वो मल्टीपल बॉन्ड वाली भी बता देता हूं, ताकि कंबाइन क्वेश्चन हम कर सकें। ठीक है, अब मल्टीपल बॉन्ड की बात करो, है तो बॉन्ड पेयर ही, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड पेयर की बात करो। ठीक है, तो बेटा सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है किसके बीच में, मल्टीपल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड में। उससे कम किसमें होती है, मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में। सबसे कम किसमें होती है बेटा, सिंगल बॉन्ड में। एमबी का मतलब मल्टीपल बॉन्ड, एसबी का मतलब सिंगल बॉन्ड। क्या कहना चाह रहा हूं कि भैया मल्टीपल बॉन्ड मतलब मान लो ये एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, ऐसे मान लो एक ए एटम था, इसने यहां पे सी से डबल बॉन्ड बनाया, यहां पे सी से डबल बॉन्ड बनाया। ठीक है, यहां पे एक ए एटम है, इसने एक यहां सी से डबल बॉन्ड बनाया, एक क्या बनाया बेटा, मान लो सी से सिंगल बॉन्ड बनाया। यहां पे क्या कहानी चल रही है, सी। तो बताओ जी, मल्टीपल बॉन्ड क्या कर रहा है बेटा, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब मोटा ताजा ज्यादा होगा, मोटा ताजा ज्यादा होगा तो दो मोटों के बीच में रिपल्शन ज्यादा। यहां पे एक मोटा है सर और एक क्या है, पतला है सर। क्यों? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कम स्पेस घेरेंगे, तो यहां पे दोनों ही सिंगल हो गए, तो यहां पे क्या हुआ बेटा, हमारे पास दोनों ही पतले, तो दो पतलों के बीच में रिपल्शन और भी कम। तो इसीलिए ये ऑर्डर लिखा, मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा, फिर मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में ज्यादा, और फिर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा। समझ में आई बात? हाँ जी क्लियर है ना? हाँ जी सर क्लियर है। अब बताओ इसका यूज क्या है, क्यों ये रिपल्शन बताए जा रहे हो हमें? तो भैया समझो, एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मान लो मेरे पास है CH4 मॉलिक्यूल, तो जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन बोलो। आप कहोगे सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसके अंदर कोई भी लॉन पेयर नहीं, हम निकाल लेंगे। मैं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, तरीका आपको बताया है। तो सर sp3 है, कोई लॉन पेयर नहीं, सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, सेम होगी। तो ये बन गई टेट्राहेड्रल। और यहां पे जो बॉन्ड एंगल है ना, वो कितने का है, 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये दिमाग में मत लेना, मैं सिर्फ इस बॉन्ड एंगल को नहीं बोल रहा, किन्हीं भी दो बॉन्ड के बीच में तुम यहां पे बॉन्ड एंगल निकालो। ठीक है, सबके बीच में क्या आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट का आएगा। जो बच्चा वो क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि सर यहां पे 109 डिग्री 28 मिनट का है, तो ये तो पास आ गए। नहीं जी, ये 3D स्ट्रक्चर है, किन्हीं भी दो बॉन्ड के बीच में निकाल लो, हमेशा वो क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट पे है। ये नहीं कहा मैंने कि सिर्फ ये बॉन्ड 109 का है, 109 डिग्री 28 ये वाला है खाली, नहीं, कोई भी। ठीक है सर, ये हो गया। अब मान लो मैंने एक दूसरा लिया मॉलिक्यूल NH3,
इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, यहां पे क्या आएगा सर, एक लॉन पेयर आएगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लॉन पेयर है। ठीक है, तो भैया देखो इसी तरीके से चलेगी, बस कार्बन की जगह क्या आ गया, नाइट्रोजन। बाकी 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज लगे हुए हैं, बस मैंने किया क्या, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह लॉन पेयर लगा दिया, ये लगा दिया जी लॉन पेयर, बोलो ये लॉन पेयर लगा दिया मैंने। ठीक है सर, लॉन पेयर लगा दिया। अब तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं वाटर का। वाटर का बोलो जी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है सर, यहां पे 2 लॉन पेयर हैं सर, तो यहां पे हम क्या करें, बस सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, अब इससे 2 हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं सर, और एक के 2 क्या लगा दिया हमने, लॉन पेयर लगा दिए सर। बहुत बढ़िया सर, ये स्ट्रक्चर है इसकी सर। ठीक है, देखो सबकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बस क्या है, एक में तो सारे बॉन्ड पेयर हैं, एक में 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लॉन पेयर, एक में क्या है 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर। तो स्ट्रक्चर से भी तुम समझ पा रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, क्योंकि निकालना बताया था ना स्ट्रक्चर से, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में नंबर ऑफ लॉन पेयर, और कौन से लॉन पेयर जो रेजोनेंस का पार्ट ना हो, तो रेजोनेंस आगे करेंगे। ठीक है, यहां पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन उनका नहीं है। तो भैया अब यहां पे जो सबसे सुंदर बात देखने को मिल रही है ना, बहुत ही अद्भुत बात देखने को मिल रही है। मैंने क्या बोला था कि सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है बेटा, उस टाइम पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28। ये कब होता है, जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, ऑल बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट, ऑल बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट, मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर क्या हो बेटा, मेरे पास 0 लॉन पेयर हो, तब है ये। लेकिन यहां पे किन्हीं भी 2 बॉन्ड के बीच में मैं एंगल निकाल लूं, किन्हीं भी 2 के बीच में, इस हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन। अब बच्चे पता क्या सोचते हैं कि सर ये तो बहुत दूर दूर है, भैया ऐसे नहीं है, देखो ये ऐसे हैं। अब ये है, ये कहानी चल रही है मेरे पास, ये कहानी है, ये थोड़ा सा मैं दिखा दूं, ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर लॉन पेयर है, और ये 3 बॉन्ड बने हुए। अब किन्हीं के भी बीच में मैं बॉन्ड एंगल निकाल लूं, तो वो बॉन्ड एंगल कितने का आता है बेटा, यहां पे बॉन्ड एंगल की वैल्यू आती है 107 डिग्री। ठीक है, अगर मैं यहां पे बॉन्ड एंगल निकालता हूं, ये वाला बेटा, बॉन्ड एंगल हमेशा 2 एंगल्स के बीच में निकलता है। कभी कहोगी सर लॉन पेयर के बीच में बताओ, ये बॉन्ड थोड़ी ना है, नाम ही बोल रहे हैं बॉन्ड एंगल। कभी कहो सर इनके बीच में तो बताओ हमें बॉन्ड कितना एंगल होगा, बॉन्ड एंगल भैया इनके बीच में, तो यहां पे कितना आता है बेटा, 104 डिग्री आता है। तो भैया ये कम क्यों हुआ, है तो हाइब्रिडाइजेशन वही sp3, लेकिन बॉन्ड एंगल मेरा डिक्रीज करता जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ। तो भैया अब वेस्पर ने यहां पे आके चीजें बताई। क्या कहता है वेस्पर कि भैया जो भी हमारे पास उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर होंगे ना, उनके बीच में रिपल्शन होगी, और वो मॉलिक्यूल चाहता है क्या, उस रिपल्शन को कम करना चाहता है, और उस रिपल्शन को कम करने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है, अपने लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर को, उनके बीच में मैक्सिमम एंगल हो जाए। मैक्सिमम एंगल होने का मतलब क्या है, उनके बीच में रिपल्शन कम होगी। ठीक है, तो भैया 4 बॉन्ड पेयर थे, इन 4 बॉन्ड पेयर के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि अपने आप को यहां पे अरेंज करें, तो मैक्सिमम एंगल यही हो सकता है इनका, इससे ज्यादा मैक्सिमम एंगल की दूरी पे ये नहीं जा सकते, तो बॉन्ड एंगल इतना आ गया। लेकिन जैसे ही हमने अमोनिया लिया, तो यहां पे एक बॉन्ड पेयर को, या बोलूं एक बॉन्ड को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, लॉन पेयर से। तो भैया यहां पे देखो, यहां पे क्या बेटा, बॉन्ड पेयर कैसे होते हैं बेटा, मैंने बताया था ना, पतले 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 पतले, क्योंकि ये बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है उन्हें, 2 एटम के न्यूक्लियस। यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको हाइड्रोजन और कार्बन का न्यूक्लियस मिलकर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सेम कहानी यहां पे हो रही है, सेम कहानी यहां पे, सेम कहानी यहां पे। तो मतलब हर एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करने के लिए 2 न्यूक्लियस है। लेकिन जब इस लॉन पेयर की बात कर रहा हूं बेटा, तो इस लॉन पेयर को कंट्रोल कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का न्यूक्लियस। तो भैया ये शरारत कर जाएगा, शरारत करेगा तो क्या करेगा, फैलेगा, मोटा होगा। ठीक है, तो भैया अगर ये मोटा हो गया, देखो मैंने एक पतली सी चीज को मोटे से बदल दी, तो ये मोटा क्या करेगा, जैसे ही फैलेगा तो इनको रिपल्शन देने लगेगा, इन तीनों बॉन्ड को रिपेल करेगा ना। बताया था ना, नाइट्रोजन एक इधर एक इधर एक इधर, ऊपर का लॉन पेयर क्या करेगा, इन तीनों को रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब क्या है, ये पहले ऐसे थे, ऊपर से इनको रिपल्शन मिलेगी तो ये क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। क्योंकि भैया अब देखो, इस मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास लॉन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन आ रही है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ रही है।
यहां पे लिख देता हूं, बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ रही है, ये दो ही तो रिपल्शन है। तो भैया सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सी है? तुम कहोगे सर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर वाली। एक मोटे एक पतले के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दो पतला लोग। तो भैया रिपल्शन तो ये भी दे रहे हैं, लेकिन ये रिपल्शन इतनी डोमिनेटिंग नहीं है। डोमिनेटिंग रिपल्शन कौन सी है? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। और भैया अगर ऊपर से दबाऊंगा तो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा ना, और ये कितने का हो जाता है? 107 डिग्री का हो जाता है। क्या हो जाता है? 107 डिग्री का हो जाता है। लेकिन जब मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर के अंदर क्या आ जाती है बेटा? 3 रिपल्शन आती है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो आपको पता है इन तीनों में सबसे ज्यादा या बोलूं मैक्सिमम डोमिनेटिंग रिपल्शन कौन से? लॉन पेयर। भैया एक ही एटम पे 2 लॉन पेयर लग गई, और इन दोनों लॉन पेयर को कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑक्सीजन का एक न्यूक्लियस। मतलब एक न्यूक्लियस को ड्यूटी दे दी 4 इलेक्ट्रॉनों को संभालने की कि भैया देख शरारत ना करें। तो भैया ये तो शरारत करेंगे, तगड़े वाली करेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो ये लॉन पेयर है, रिपेल करेंगे तो क्या होंगे? दूर दूर भागेंगे। अगर ये दूर हो जाएगा तो क्या होगा? ये इसके ज्यादा नजदीक आ जाएगा, ये वाला लॉन पेयर इसके ज्यादा नजदीक आ जाएगा। अगर ये ज्यादा नजदीक आएंगे तो ये इनको ज्यादा दबाएंगे। दबाने का मतलब कि ये पास पास आ जाएंगे। पास पास आने का मतलब क्या होगा बेटा? यहां पे बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा, यहां पे बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा। समझे बात? तो भैया कॉन्क्लूजन ये है हमारे पास, कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि भैया अगर कहीं पे लॉन पेयर रिपल्शन आ रही है ना मॉलिक्यूल में, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। कहीं पे अगर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है तो वहां पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। लेकिन बॉन्ड पेयर रिपल्शन हमेशा क्या चाहती है बेटा? बॉन्ड एंगल को बढ़ाना चाहती है। ठीक है, कैसे? देख लो, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। लॉन पेयर रिपल्शन क्या करते हैं बेटा? डिक्रीज द बॉन्ड एंगल। ठीक है, सिमिलरली लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीजेज द बॉन्ड एंगल। और थर्ड क्या बोल रहा हूं बेटा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज द बॉन्ड एंगल। ठीक है, समझ लो, एग्जांपल से बता देता हूं। देखो वाटर वाला ही एग्जांपल लेता हूं। देखो तीनों रिपल्शन है, मैंने कहा जी लॉन पेयर रिपल्शन भी बॉन्ड एंगल कम करेगी, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी करेगी, और बॉन्ड पेयर एंगल को बढ़ाएगी। तो एक बात बताओ बेटा, ये बॉन्ड पेयर इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रही होगी। ठीक है सर, ये रिपल्शन क्या करना चाह रही होगी? इन दोनों बॉन्ड को दूर दूर, ये बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में रिपल्शन है, तो रिपल्शन मतलब दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। दूर दूर जाने का मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक है, अब जो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर है ना, वो तो क्या करते हैं? बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन लगाते हैं। अब ऊपर से रिपल्शन लग रही है इनके ऊपर, इधर से कोई दबा रहा है, इसको इधर से कोई दबा रहा है, तो इनको दबाएगा तो क्या होगा बेटा? बॉन्ड एंगल कम होगा ना। लॉन पेयर ऊपर बैठे हुए हैं इधर, तो वो क्या करेंगे बेटा? इसको ऊपर से दबाएंगे तो बॉन्ड एंगल कम, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या करना चाह रहे? इसको बाहर। लेकिन भैया ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सी है? लॉन पेयर और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर वाली। तो वहां पे जो मेरा क्या होता है? बॉन्ड एंगल वो क्या करता है? डिक्रीज करता है बजाय बढ़ने के। आई बात समझ में? तो भैया ये रिपल्शन क्या करेगी? इनको दूर दूर, अगर ये दूर दूर हो जाएंगे तो भैया इसके पास आ गए तो ये इसको दबाएगा, ये इसको दबाएगा। दबाने का मतलब ये एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे, और यहां पे बॉन्ड एंगल कितने का हो जाता है हमारा? फिर उस हिसाब से 104 डिग्री का हो जाता है। बताओ समझ में आई बात? हाँ जी सर समझ में आ गई। तो भैया अब मैंने जो तुम्हें वो BRF5 वाला केस बताया था ना, अब वो तुम इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। BRF5 वाले से भी एक्सप्लेन तुम कर सकते हो। कैसे? कि सर ब्रोमीन इधर था, ठीक है, एक लॉन पेयर ये लगा दिया, ये बीच में कुछ नहीं है, ये वैसे ही बन गया फ्लोरीन। भैया इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आप कहोगे सर sp3d2। इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। कब होंगे बेटा? जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे। लेकिन अभी हमने क्या लगा दिया? एक लॉन पेयर लगा दिया ना, तो यहां पे क्या आ गई? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ गई है। और अभी लिखा जी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या करते हैं? बॉन्ड एंगल को कम। तो मतलब जो बॉन्ड
दो बॉन्ड्स के बीच में पहले 90 डिग्री का एंगल था ना, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से वो एंगल अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 90 से कम। तो इसीलिए हमने बोला था कि यहां पे 90 डिग्री के कोई भी नहीं है जी एंगल, जीरो है। क्यों? क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा होगा, इधर दबा रहा होगा, ये इसके नजदीक आ जाएंगे, पतले हैं भैया, पहले दूर दूर थे, लेकिन जैसे इसने इसको दबाया तो ये इसके नजदीक आके इसको दबाएगा, ये इसको दबाएगा, और ये इनको, इसकी भी पोजीशन चेंज करेंगे फिर वो। ठीक है, तो भैया इस तरीके से एक्सप्लेन हम कर सकते हैं किसको, बॉन्ड एंगल को। किसके बेसिस पे, रिपल्शन के बेसिस पे सर। ठीक है, तो अब हमें सीखना क्या है बेटा, एक्चुअल में बॉन्ड एंगल के बारे में सीखना है। अगर तुमसे बॉन्ड एंगल का ट्रेंड पूछे तो कैसे फाइंड आउट करोगे कि कहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा, कहां पे बॉन्ड एंगल कम। आई बात समझ में? हाँ जी, क्लियर है। तो भैया मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं अब, यहां पे मैं तुम्हें फैक्टर्स बता रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ढंग से समझना, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, बॉन्ड एंगल। कि भैया वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंगल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। कि भैया हाइब्रिडाइजेशन से भी क्या होता है, बॉन्ड एंगल पे अफेक्ट आता है। कैसे? कि भैया अगर मैंने बोला कि मेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और मान लिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बेटा नॉर्मली sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है, आप कहोगे सर ये होती है लीनियर। यहां पे कितनी क्या होती है बेटा, आप कहोगे सर यहां पे होती है ट्राइगोनल प्लेनर, और यहां पे क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। तो भैया जब सारे बॉन्ड पेयर हों, कोई भी लॉन पेयर ना हो इन हाइब्रिडाइजेशन में, तो लीनियर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना आता है, आपको सर 180 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर में क्या आता है, 120 डिग्री, और टेट्राहेड्रल में क्या आता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। बोलो, ठीक है। तो भैया हाइब्रिडाइजेशन क्या कर रही है, बॉन्ड एंगल को चेंज कर रही है ना। तो मतलब कहने क्या, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज कर रही है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है ना। हाइब्रिडाइजेशन बढ़ने का मतलब क्या है, स्टेरिक नंबर बढ़ रहा है। यहां पे स्टेरिक नंबर क्या आता है इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए, 2, इसके लिए क्या आता है 3, इसके लिए क्या आता है बेटा 4। तो हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर जितना ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना कम। या बोलो हाइब्रिडाइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता देता हूं बेटा, इसका एग्जांपल से बताता हूं। एग्जांपल ले लें, मान लो मैंने बोला क्या बेटा, BeCl2, ठीक है। फिर एक मैंने क्या बोला बेटा, मान लो BF3, एक मैंने बोला CH4। मैं कहता हूं इनको बॉन्ड एंगल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। तो सबसे पहले क्या किया करो बेटा आप लोग, सबसे पहले आपका काम होता है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकालो। क्या था, हाइब्रिडाइजेशन से आंसर आ जाए। ठीक है सर, तो इसकी निकालता हूं, BeCl2 की निकालना तरीका मैंने बताया हुआ है। इसकी आएगी sp, इसकी आएगी sp2, इसकी आएगी sp3। किसी में कोई लॉन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे, तो भैया इसके अंदर बॉन्ड एंगल होगा 180 का, इसके अंदर होगा 120 का, और इसके अंदर होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, BeCl2 में सबसे ज्यादा है सर, फिर BF3, और फिर CH4 के अंदर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बेटा जो बॉन्ड एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइब्रिडाइजेशन के, या फिर इसको क्या बोल सकता हूं मैं, स्टेरिक नंबर के। स्टेरिक नंबर बढ़ेगा मतलब हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगी, तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तो पहला फैक्टर समझ में आया। ठीक है, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होनी चाहिए, तब ये है। ये नहीं है कि मैं कहता हूं एक अमोनिया है और एक क्या है, वाटर है, तो यहां बताओ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे नहीं बोल पाओगे। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम आती है, तो वहां पे कुछ और फैक्टर देखेंगे हम। समझे बात? ठीक है, पहला फैक्टर हुआ, हाँ जी सर हो गया। दूसरा क्या है बेटा हमारे पास, दूसरा फैक्टर हम ले लेते हैं क्या, नंबर ऑफ लॉन पेयर। नंबर ऑफ लॉन पेयर ब्रैकेट में लिख रहा हूं सेम हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ये वाला फंडा कब लगाना है, जब सेम हाइब्रिडाइजेशन हो तब लगाना है नंबर ऑफ लॉन पेयर का। ठीक है, क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ लॉन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल।
मतलब लॉन पेयर का नंबर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतने कम होंगे। अब ये नंबर ऑफ लॉन पेयर किस पे देख रहे हैं? सेंट्रल एटम पे। फिर बोल रहा हूं, ये नंबर ऑफ लॉन पेयर किस पे देख रहे हैं बेटा? हम सेंट्रल एटम पे देख रहे हैं। तो भैया एग्जांपल से समझो, अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लो मैंने दिया अमोनिया का और वाटर का, लेकिन जहां पे ये फंडा लगा रहा हूं ना वहां पे हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स की क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। ठीक है सर, तो यहां पे क्या है बेटा? इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी sp3। यहां पे एक लॉन पेयर होता है सर, यहां पे दो लॉन पेयर होते हैं। तो जहां पे लॉन पेयर ज्यादा है हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पे उसका बॉन्ड एंगल उतना कम, जहां पे लॉन पेयर कम है उसका बॉन्ड एंगल उतना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे तुम्हें पता है कितना होता है बेटा? 107 डिग्री का, यहां पे 104 डिग्री का। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है बेटा? तो ऊपर वाले पॉइंट से हुआ या नहीं? नंबर ऑफ लॉन पेयर जहां ज्यादा वहां पे बॉन्ड एंगल कम। क्यों? दो लॉन पेयर होने की वजह से क्या गया बेटा? यहां पे लॉन पेयर रिपल्शन आ गया, और लॉन पेयर रिपल्शन तो बहुत ही कम कर देगी बॉन्ड एंगल। तो देखो इसलिए 104 हो गया। यहां पे लॉन पेयर रिपल्शन नहीं आती, यहां पे क्या आती है बेटा? आप होगी सर बॉन्ड लॉन पेयर बॉन्ड पेयर आती है। देखो बॉन्ड पेयर तो हर जगह है भैया, बॉन्ड पेयर तो हर जगह है, लेकिन अगर बॉन्ड पेयर के अलावा और कोई रिपल्शन आ रही है ना, तो भैया वो रिपल्शन ही डिसाइड करेगी कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो कितना होगा। समझे बात? क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो सबसे कम होती है। मेरे बच्चे समझ में आई? तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ या नहीं? हाँ जी सर, हो गया। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से डिसाइड करेगी कि हमारा बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो हम बोलते क्या है बेटा? इसके लिए हम बोलते क्या? एग्जांपल से फिर समझाऊंगा तुम्हें कि भैया जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना ऑफ सेंट्रल एटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड एंगल के। किसके बेटा? बॉन्ड एंगल के। और यहां पे भी क्या लिख रहा हूं बेटा? जिन मॉलिक्यूल पे लगा रहा हूं वहां पे क्या आनी चाहिए? सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड सेम नंबर ऑफ लॉन पेयर, ये सब होना चाहिए वहां पे। ठीक है, ये क्या होना चाहिए बेटा? ये सब होना चाहिए। तो यहां पे लिख देता हूं बेटा, सेम हाइब्रिडाइजेशन हो, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर, तब ये लगाना है तुम्हें। हाँ जी, समझ में आई? हाँ, अभी टाइम है हमारे पास। ठीक है जी, देखो कैसे करेंगे। मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मैंने लिया H2O, H2S, H2TE, H2SE और H2TE, मैंने ये लिया। ठीक है, 16th ग्रुप के एलिमेंट का क्या बना रहा हूं बेटा? हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा के कंपाउंड बना दिया। ठीक है, अब यहां पे तुम किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सबकी क्या आएगी? sp3 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 sp3। नंबर ऑफ लॉन पेयर निकालो, तो दो लॉन पेयर यहां पे आएंगे सेंट्रल एटम पे, दो लॉन पेयर यहां आएंगे सर, दो लॉन पेयर यहां आएंगे, दो लॉन पेयर यहां आएंगे। बॉन्ड पेयर का नंबर निकाल लो, दो बॉन्ड पेयर सर यहां बनेंगे, दो बॉन्ड पेयर हमारे यहां बनेंगे, दो बॉन्ड पेयर हमारे यहां बन जाएंगे सर, दो बॉन्ड पेयर हम यहां बन जाएंगे। हमने देखा जी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अब यहां पे क्या करो? सीधा सीधा ये वाला फंडा लगा दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की जितनी ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा जी। और हमें पता बेटा टॉप टू बॉटम आने पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम तक टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ये हम पढ़ चुके हैं पीरियोडिसिटी के अंदर। तो भैया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन है सर। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या? बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किस में होगा बेटा? H2O में होगा। और जैसे मैं क्या करूंगा? लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता हुआ चलेगा अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। अब ऐसा हुआ क्यों सर? ये तो बताओ। तो भैया वो चीज समझ लो। अब वो चीज मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। कैसे? मान लो मैंने ये लिया ऐसे, ठीक है, ये लॉन पेयर, ये लॉन पेयर, ठीक, सल्फर, ये लॉन पेयर, ये लॉन पेयर,
ठीक है सर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखो बेटा, दोनों पे नंबर ऑफ लॉन पेयर सेम, बॉन्ड पेयर सेम, सब कुछ सेम है। तो मतलब जितनी लॉन पेयर में रिपल्शन यहां हो रही है उतनी यहां पे हो रही है, जितनी बॉन्ड पेयर में रिपल्शन यहां पे है उतनी यहां हो रही होगी। ठीक है, लेकिन लॉन पेयर रिपल्शन तो सेम होगी ना। ठीक है, लेकिन यहां पे जो हम चीज बोलना चाह रहे हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की बॉन्ड एंगल को कैसे कैसे चेंज करती है। क्या करती है बेटा, क्या करती है, देखो अगर मान लो ऑक्सीजन और सल्फर में से देखता हूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे बेटा, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अगर भैया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सल्फर से, हाइड्रोजन से तो दोनों की ही ज्यादा है जी। सॉरी, क्या होगा भैया, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो भैया ये वाला ऑक्सीजन इनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो मैं ये कहता हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ ज्यादा हो जाएगी। ऐसे इस तरफ देखो, पतला दिखाने का मतलब क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ गई है। और यहां पे भी ऐसे ही होगा, ये क्या करेगा बेटा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ऑर्बिटल नहीं बना रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहा हूं। ठीक है, क्या करना चाह रहा हूं, मान लो ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो भैया इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना वो सिमिट्रिकल होगी, किसी की तरफ कम नहीं किसी की तरफ ज्यादा नहीं। लेकिन अगर मान लो इनमें से किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो भैया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ना उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। मान लो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी तरफ खिसक गए, ए की तरफ। तो ये वो चीज बता रहा हूं। ठीक है, सल्फर हाइड्रोजन में से भी कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर सल्फर है हमारा। लेकिन अब भैया ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा लेकिन इतने नहीं खींच पाएगा जितना ऑक्सीजन खींच रहा था। तो भैया यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ होगी तो, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होगी, ऐसे होगी। तो एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इधर ज्यादा चली गई तो इसका मतलब क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होने का मतलब क्या हुआ, यहां हुआ सर कि इनके बीच में रिपल्शन बढ़ गई, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींची तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ गई, पास पास आ गई। तो पास पास आने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन होगी। हाँ जी सर, रिपल्शन होगी, और वो रिपल्शन क्या करेगी बेटा, इस बॉन्ड एंगल को बढ़ा देगी। ठीक है, रिपल्शन यहां पे भी होगी लेकिन यहां पे ये इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ नहीं खींच पाया कि उनके बीच में इतनी रिपल्शन हो जाए जितनी यहां पे हो रही थी। रिपल्शन नो डाउट यहां पे भी होगी, लेकिन भैया वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है जितनी ऑक्सीजन ने खींच ली थी। ऑक्सीजन ने तो यहां पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर ली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पास पास आ गई ना, पहले दूर दूर थे। क्या किया जी, उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली तो पास पास हो गई। देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास पास आ गई तो इनके बीच में रिपल्शन होगी। तो भैया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन होने का मतलब क्या, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बढ़ गया। सल्फर आ गया, सल्फर ने भी क्या किया, उन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास पास खींचा लेकिन इतना ही खींच पाया। ऑक्सीजन इतना खींच पा रहा था, सल्फर इतना खींच पाया, तो दूर दूर है। रिपल्शन तो यहां पे भी है लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है। ऑक्सीजन ने यहां पे लाके रिपल्शन दी, सल्फर ने यहां पे, तो जहां पे रिपल्शन ज्यादा वहां पे बॉन्ड एंगल भी तो ज्यादा। ठीक है, तो इसको हमने डायरेक्टली क्या बोल दिया, डायरेक्टली हमने यह बोल दिया कि भैया सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड एंगल के। बोलो जी, समझ में आई बात? हाँ जी, क्लियर हुई बेटा ये चीज? हाँ जी सर क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स बोलो, या फिर क्या बोल दो बेटा इसको, साइज ऑफ क्या, सराउंडिंग एटम्स। इन दोनों के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड एंगल बता सकते हैं, लेकिन कंडीशन इंप्लाइड। क्या कंडीशन सर, कि भैया जिसके अंदर मैं सराउंडिंग एटम के बेसिस पर बॉन्ड एंगल बोल रहा हूं ना वहां पे सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम शुड बी फिक्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में सेंट्रल एटम क्या होगा बेटा, फिक्स होगा। समझ रहे हो बात, क्या होगा बेटा, फिक्स होगा। ठीक है सर, फिक्स हो जाएगा। दूसरा क्या,
उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। दूसरा, वहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। और ये मैं सर्कल कर रहा हूं, देखो ये चीज मैं सर्कल कर रहा हूं नंबर ऑफ लॉन पेयर वाले। क्यों कर रहा हूं ये बताऊंगा, ठीक है, क्यों कर रहा हूं ये मैं तुम्हें एग्जांपल से ही बताऊंगा, पहले इसको समझ लें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, इसको मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं साइज वाले से बताने से, ठीक है, इसको मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं साइज वाले से बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मैं साइज से एक्सप्लेन करूंगा, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन यहां से ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है जी हमारे पास, यहां से ज्यादा क्लैरिटी आती है। कैसे आती है सुनो, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा हूं जी यहां पे, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। सराउंडिंग एटम का साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा होगा। अगर किसी को पढ़ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में है तो ऐसे लिखो भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। मतलब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो भैया क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन बोल रहा हूं ना, ठीक है। एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा जी। कैसे सर, एग्जांपल दो। मान लो बेटा मैंने एक लिखा OF2 और एक लिया बेटा मैंने क्या, OCl2। दोनों में अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, नंबर ऑफ लॉन पेयर निकालूं, सब सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि भैया यहां पे अगर मैं बॉन्ड एंगल निकालता हूं, इसको अल्फा बोलूं इसको बीटा बोलूं, तो कौन सा ज्यादा है, तो रिजल्ट आता है जी बीटा ज्यादा है किससे, अल्फा से, ठीक है। देखो सेंट्रल एटम सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर सेम, नंबर ऑफ लॉन पेयर सेम। तो भैया अब क्या देखो, सराउंडिंग एटम देखो भैया, यहां पे सराउंडिंग एटम है 2 क्लोरीन। क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा। क्लोरीन का साइज क्या होता है बेटा, छोटा होता है। तो भैया जब 2 बड़े बड़े एटम मैंने यहां पे जोड़ दिए हैं तो इन एटम्स के अंदर भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। देखो 3 लॉन पेयर तो यहां पे भी तो है ना, इसके पास 3 लॉन पेयर यहां क्लोरीन के पास है, 3 लॉन पेयर यहां पे है जी, ठीक है, फ्लोरीन के पास, इसके पास भी 3। लेकिन भैया बड़े साइज का जो एटम होगा तो यहां पे क्या होगी, ये दोनों पास पास आएंगे। पास पास आने का मतलब क्या है, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है। और उस रिपल्शन को कम करने के लिए क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये छोटे साइज के हैं तो ये ज्यादा पास पास नहीं होंगे, तो रिपल्शन तो होगी लेकिन क्या होगी, इसके कंपैरिजन में कम होगी ना भैया यहां पे। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, रिपल्शन कम होगी तो ये ज्यादा दूर दूर नहीं जाएंगे, तो ये बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, छोटा रहेगा, किसकी कंपैरिजन में, बीटा की कंपैरिजन में। तो ये तो बोला था, अगर सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ जाए, सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ जाता है तो भैया मेरे पास बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख लो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल इनवर्स रिलेशन में होता है सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, फ्लोरीन की, तो बॉन्ड एंगल यहां कम। यहां पे क्या बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहां बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लो, मान लो मैंने बोला NF3 NCl3 NBr3 एंड Ni3। मैं कहता हूं जी बताओ यहां पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो भैया तुमने देखा यहां पे सेंट्रल एटम सेम है सर, एक लॉन पेयर आ रहा है सर, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, बस चेंज कहां पे हो रहा है, सराउंडिंग एटम्स में हो रहा है सर। तो सराउंडिंग एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड एंगल क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। तो मैं बोल सकता हूं टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है बेटा, यहां पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आऊंगा साइज बढ़ेगा, सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ेगा, मतलब उनके बीच में रिपल्शन, तो उस रिपल्शन कम करने के लिए वो क्या करेंगे, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है बेटा ये चीज, हाँ जी सर क्लियर है। तो चलो जी अब मुझे ना इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, वीडियो पॉज करना और इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे मैं, ये ऐसे पूछ रहा हूं, देखो CH4
SiHO, GeHO, कसाई जी टिन, मान लो यहां तक लिखा SnH4। मैं कहता हूं जी यहां पे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो तुमने देखा कि सर यहां पे तो क्या बेटा हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम sp3, सेंट्रल एटम क्या है सर डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम क्या है, ऐसे से कर रहा हूं, सराउंडिंग एटम सेम है। तो भैया बॉन्ड एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, सेंट्रल एटम की हेल्प से करेंगे। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो भैया बताओ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इन चारों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, आप कहोगे सर कार्बन की। तो मतलब कार्बन की क्या होनी चाहिए बेटा, CH4 के अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा, और इधर से लेफ्ट टू राइट जब मैं जाऊंगा तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा बेटा, CH4 सबसे ज्यादा, फिर SiH4, फिर GeH4 और फिर SnH4। तो ये बॉन्ड एंगल आ रहा है जी हमारा कॉन्सेप्ट से, तो जो कि सरासर गलत है, सरासर गलत है जी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ढंग से समझा नहीं। क्यों नहीं समझा, क्योंकि भैया देखो मैंने यहां पे अभी क्या किया था बेटा, लॉन पेयर को राउंड किया था ना, सर्कल किया था ना। देखो यहां पे भी ये क्या था, ये किस लिए किया था, ये इसीलिए किया था, ये इसीलिए किया था जी, क्योंकि भैया वो जो मैंने पीछे वाले कॉन्सेप्ट बताए हैं ना बॉन्ड एंगल के, कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बेटा, सराउंडिंग एटम का क्या होगा बेटा हमारे पास, साइज बढ़ेगा, तो बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो वो कब एप्लीकेबल है, जब हमारे पास क्या हो बेटा, सेंट्रल एटम के ऊपर कम से कम एक लॉन पेयर हो। वो वाले सारे फैक्टर तभी लगेंगे जब सेंट्रल एटम पे क्या हो बेटा, कम से कम एक लॉन पेयर हो। यहां पे देख लो जी, किसी के पास कोई लॉन पेयर नहीं है, जीरो लॉन पेयर, जीरो लॉन पेयर, जीरो लॉन पेयर, जीरो लॉन पेयर, सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, सेम sp3, कोई लॉन पेयर नहीं है इनके ऊपर। तो भैया इसका मतलब क्या है, तो इनकी जो हमारे पास क्या होगी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसी के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल आएगा, और वो कितना, 109 डिग्री 28 मिनट का आएगा। तो यहां पे मत लगा देना ये कॉन्सेप्ट, वो कब लगाना है, जब सेंट्रल एटम पे एटलीस्ट एक लॉन पेयर हो। अब जैसे मान लो मैं ये बोलता तुम्हें कि भैया मेरे पास क्या है, एक है CCl4 और एक मान लो क्या है CF4। अब बताओ जी कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो तुम कहोगे सर सराउंडिंग एटम का देखो साइज बड़ा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो ये है एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है लेकिन गलत है। यहां पे क्या होगा बेटा, CCl4 बॉन्ड एंगल इक्वल टू CF4। क्यों, क्योंकि इन दोनों के अंदर भी सेंट्रल एटम पे क्या है, जीरो लॉन पेयर, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, sp3। तो भैया जीरो लॉन पेयर है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो कौन सा आएगा, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन वाला। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नॉर्मल बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है जी। बोलो समझ में आई बात बेटा, क्या कहानी रच दी है हमने यहां पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो वाले पॉइंट लगाने कब है बेटा, हमें सिर्फ तभी लगाने होते हैं जब सेंट्रल एटम पे एटलीस्ट एक लॉन पेयर हो, एक लॉन पेयर सिवाय हाइब्रिडाइजेशन वाले को छोड़ के। हाइब्रिडाइजेशन से अगर तुम्हें पता चल रहा है सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, कोई लॉन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। समझ में आई बात, हाँ जी। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं बेटा, हम वेस्पर के अकॉर्डिंग तो बोल रहे हैं। तो भैया बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने के लिए मैंने तुम्हें 4 पॉइंट बताए, कौन कौन से, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, और एक और क्या बताया था जी हमने, एक और चीज की थी ना हमने, कौन सी की थी, भूल जा। एक और पॉइंट था जी हमारे पास, कौन सा था जी, नंबर ऑफ लॉन पेयर। कौन सा बेटा, नंबर ऑफ लॉन पेयर। बोलो समझ में आई बात बेटा। ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं ना, ये तुम्हें पीडीएफ के अंदर लैंग्वेज के अंदर मैं दे दूंगा, ताकि तुम वहां से पढ़ भी सको, एग्जाम्पल देके वहां पे की हुई है ये चीजें, समझाया हुआ है। समझ में आई बात। अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, वो खुद करोगे। मुझे
ClO2, ठीक है, और OCl2। इन दोनों में बताना जी कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है और क्यों है। ये अल्फा मान लूं, ये बीटा मान लूं, तुम्हें बताना है यहां पे बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा। इसका मैं तुम्हें हिंट दे चुका हूं पढ़ाते पढ़ाते हैं, मतलब ये वाला मैं बता चुका हूं तुम्हें कौन सा फैक्टर यहां पे लगेगा, वो तुम अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, कोशिश करना, वरना इसका जवाब मैं पक्का दूंगा। इसका जवाब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तुम्हें पक्का बताऊंगा भैया कैसे किया ये। समझ में आई बात बेटा? तो भैया बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मुझे सिर्फ एक और बात बताना, एक और होमवर्क देता हूं। HCF4 है, HCF4 के अंदर तुम्हें क्या पता लगाने हैं कि यहां पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के कितने आते हैं इसमें। हाउ मेनी बॉन्ड एंगल आर ऑफ 90 डिग्री इन HCF4। HCF4 में कितने 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल प्रेजेंट हैं, बता सकते हो जी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आएगी ना। ठीक है, तो भैया आज बॉन्ड एंगल पे खत्म करते हैं। ठीक है, अभी और बॉन्ड पैरामीटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, बॉन्ड लेंथ वो सब हम कर लेंगे, आसानी करें, वो तो परसेंटेज एच कैरेक्टरिस्टिक पे निकल जाएगा, लेकिन रहता है बॉन्ड लेंथ रहती है हमारे पास। उसके बाद ड्रैगो रूल रहता है एक हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ड्रैगो रूल और बॉन्ड लेंथ को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो भैया ये थी आप लोगों की आज की क्लास। मैं इसको ज्यादा नहीं खींच रहा हूं, ठीक है, वरना अभी भी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम नहीं बचा जी, नहीं बचा। ठीक है, तो भैया थैंक यू सो मच देखने के लिए। कुछ बच्चे तो पैनिक कर रहे होंगे फिर से वो 2-2 घंटे के लेक्चर आने लगे हैं, तो भैया देखो वो आएंगे। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, तसल्ली से पढ़ा रहा हूं, तो सारा तुम्हें दे भी रहा हूं मैटर में। कोशिश यही है, अगर कुछ रह जाए दिमाग से निकल जाए तो उसकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश यही कर रहा हूं कि तुम्हें सब कुछ पढ़ा डालूं। ठीक है, तो भैया इसी तरीके से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो आगे। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे बेटा एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।